सो हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका संभव है सीरीज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही सुनहरे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज बिजनेस साइकिल। बच्चों, चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप इस बात से लगाइए कि ये छोटा सा चैप्टर आपको 10 मार्क्स दे करके जा सकता है। और हाँ, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप 10 के 10 क्वेश्चन सही कर दें। मैं आपको कहता हूं, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिए, 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल कुछ ऐसा दिखता है क्या? नहीं सर बिजनेस साइकिल कुछ ऐसा नहीं दिखता। बस समझाने के लिए आपको, देखो साइकिल का मतलब क्या है। वो कहते हैं ना, समय का पहिया चलता है, कुछ वैसा ही है भैया। सब दिन होत ना एक समाना। सारे के सारे दिन जो है ना वो एक जैसे होते नहीं। इकोनॉमी के साथ भी ऐसा ही बच्चों। इकोनॉमी के साथ भी ऐसा ही है। इकोनॉमी के भी दिन ना एक जैसे नहीं होते। इकोनॉमी में कभी तो बूम होता है, कभी रिसेशन होता है। इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी चर्चा आज इस क्लास में हम लोग करेंगे। कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहले हम यूनाइटेड किंगडम का, यूके का एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 1920 में रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। रैपिड ग्रोथ 1920 का समय। सर रैपिड ग्रोथ का मतलब बेटा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है इनकी। भैया प्रोडक्शन के लेवल तो बढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, मतलब बूम है सर। 1920 में, 1920s में यूके में क्या है बच्चों? बूम है सर, बूम। ठीक है। द ग्रोथ वॉज फ्यूल्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज। और जो ग्रोथ है भैया उसमें और नई टेक्नोलॉजी का समावेश हो जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना वो असेंबली लाइन, सच एज द असेंबली लाइन, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो कॉज्ड एन अनप्रेसिडेंट राइज। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेजी से हुआ, लेकिन बच्चों ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। याद रखिएगा, कोई भी समय ना ज्यादा अच्छा समय ज्यादा दिनों तक होता है, ना ही ज्यादा बुरा समय ज्यादा दिनों का होता है बच्चों। सर आज तो फिलोसफी झाड़ रहे हो, क्या करें भैया, चैप्टर ही कुछ ऐसा है। सर 1945, 1945 याद करो। हाँ बहुत छोटे थे तुम उस वक्त। वर्ल्ड वॉर टू हो गया बच्चों, वर्ल्ड वॉर टू। दो दो ग्रुप में वर्ल्ड वॉर हो गया भैया। अच्छा, वर्ल्ड वॉर टू में ना ब्रिटेन, यूएस, रशिया सब एक तरफ, इधर जापान है ना, इटली, जर्मनी एक तरफ। मेरे बच्चों जीते तो यही थे। कौन? ब्रिटेन, रशिया, है ना, यूएस। सर इकट्ठे थे सारे, हाँ इकट्ठे। जीते तो यही थे, लेकिन ना इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को कोई लॉस हुआ था तो वो लॉस था बच्चों किसका? ब्रिटेन का। सर जीत गए थे, ये वॉर जीत गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस जो है वो किसका हुआ था? ब्रिटेन का हुआ था बच्चों। कहते हैं कि जिस तरीके से हमने कोविड के समय पे अपने आसपास में देखा, हर हर एक फैमिली में किसी न किसी का एक ना एक रिश्तेदार जरूर भगवान को प्यारा हो गया। ठीक वैसे ही उस समय पे 1945 के समय पे यूके में था बच्चों। हर हर एक फैमिली को लॉस हुआ था, हर फैमिली को लॉस हुआ था, और इकोनॉमिकल लॉस तो थे ही थे। तो बच्चों क्या होता है कि 1945 में आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू यूके वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन। यूके बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, और बच्चों यूके जो है वो स्लो डाउन की स्थिति में चला जाता है बच्चों। समझ रहे हो आप? स्लो डाउन की स्थिति में देख लो, बूम से स्लो डाउन क्या बन रहा है? सर्कल। क्या बन रहा है बेटा? सर्कल। बिजनेस साइकिल। क्या बोल रहे हैं हम इसको? बिजनेस साइकिल। सर चाइना का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। चाइना में आप देखो, रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो इकोनॉमिक स्लो डाउन का को फेस कर रहा है चाइना। रिसेंटली अगर हम देखें, कोविड कोविड में क्या हुआ? चाइना जो है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन को फेस कर रहा है। फाइनेंशियल मेहम आर फॉस्टरिंग अ साइकिल ऑफ डिक्लाइन। जो फाइनेंशियली इनकी जो कंडीशन है ना वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है बेटा, पैनिक हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो चाइना जो है ना एक बहुत मजबूत कंट्री है, तो चाइना की वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज्यादा पैनिक फैल रहा है। प्रोलॉन्ग स्लम, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड फाइनेंशियल लॉसेस जो है इसके बड़े वजह में से एक है। बट जो ये बूम में आएगा क्या? हाँ आएगा। अभी तो स्लो डाउन में, ये बूम में भी आएगा। मतलब क्या भैया, मैंने कहा ना सब दिन हो तो ना एक समाना भैया। ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी भर जो है ये स्लो डाउन में रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। इकोनॉमिक हिस्ट्री इज नियरली ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज की अगर आप हिस्ट्री देखो तो भैया आपको यही चीजें दिखाई देगी कि सारी कंट्रीज जो है ना बच्चों इस तरह के फ्लक्चुएशन को झेल चुकी है या झेल रही है। सारी की सारी कंट्रीज इस तरह के फ्लक्चुएशन को या तो कह लो झेल चुकी है या झेल रही है। देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑल्टरनेटिंग विद द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक
डाउन टर्न्स, ऐसा होता है एक समय पे तो प्रॉस्पेरिटी का पीरियड होता है, एक तरफ क्या होता है बेटा, डाउन टर्न का भी इनकी पीरियड्स देखने को मिलता है। द रिदमिक फ्लक्चुएशन, ये कैसे होते हैं बेटा, रिदमिक फ्लक्चुएशंस होता है इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ जी, किसमें, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिसकी वजह से इकोनॉमी एक्सपीरियंस करता है और पीरियड ऑफ टाइम, क्या, इसी को हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहे हो, ऐसे मजा नहीं आ रहा सर, आप बड़ा ढंग से बताओ सर, थोड़ा सुनो, ढंग से बताता हूं आपको। द रिदमिक फ्लक्चुएशन, बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, रिदमिक फ्लक्चुएशन, बोलो ना बेटा, रिदमिक फ्लक्चुएशन, क्या बोल रहा हूं बेटा, रिदमिक फ्लक्चुएशन, किसमें, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब सब में, सर सब में, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्लक्चुएशन कैसा है, रिदमिक है, कैसा है बच्चों, रिदमिक है, किसमें, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को बिजनेस साइकिल या बिजनेस ट्रेड साइकिल के नाम से जानते हैं। ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ द पीरियड ऑफ गुड कैरेक्टर्स। हाँ जी, देखो गुड ट्रेड भी होते हैं इसमें गुड ट्रेड के कैरेक्टराइज भी होते हैं, जैसे राइजिंग प्राइस है ना, लो अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ सर, प्राइस का राइज होना, देखो प्राइस का राइज होने का मतलब समझते हो आप, इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा बहुत है, लोगों के पास पैसा बहुत है, इस समय पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। और बैड ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, फॉलिंग प्राइस, प्राइस कम मिल रहा है, मतलब हमारे चीजों की, हमारे वस्तु की वैल्यू कम हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है ना। जब लोगों के पास पैसा नहीं है इस समय पे बेटा, हाईली अनएम्प्लॉयड लोग देखने को मिलते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बिजनेस साइकिल चल रहा है, क्या बेटा, बिजनेस साइकिल मतलब रिदमिक फ्लक्चुएशन, बोलो, रिदमिक फ्लक्चुएशन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसका बेटा, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इसी को हम बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल के नाम से जानते हैं। सर बिजनेस साइकिल ट्रेड साइकिल दो तरह के, पहली बात क्या, अगर हम कहें गुड ट्रेड कैरेक्टराइज होता है, कैसे, जब प्राइस क्या हो, हाई, और अनएम्प्लॉयमेंट लो, अनएम्प्लॉयमेंट लो। सर अगर बैड ट्रेड कैरेक्टराइज करना चाहते हो वो कैसे होगा, बैड ट्रेड में क्या होता है बच्चों, यहां पर फॉल करता है प्राइस, फॉल करता है प्राइस और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, याद रहेगा, बोलो, चलो हाँ जी याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा, देख रहे हो ना आप, देखो यहां से ये चला, थ्रू से चलता है बेटा, कहां से चलता है, थ्रू से चलता है एक बिजनेस साइकिल, थ्रू से चलता चलता बेटा, उसके बाद देखो जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको थ्रू कह रहे हैं, उसके बाद ये एक्सपेंशन पीरियड आता है, फिर एक समय आता है जब पीक होता है, और पीक से फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वही थ्रू, फिर एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, थ्रू, ये सब चीजें चलती रहती है भाई, ये सब चीजें चलती रहती है। तो डेफिनेशन, अगर मैंने आपको वैसे तो डेफिनेशन बता ही दिया, बिजनेस साइकिल किसे कहते हैं, आप एक बार और देखो, बिजनेस साइकिल रिफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोल रहे बेटा, अल्टरनेट, पहले तो क्या एक्सपेंशन, फिर क्या कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या एक्सपेंशन, फिर क्या कॉन्ट्रैक्शन, चलता रहेगा, क्या यही प्रोसेस चलता रहेगा मेरे दोस्त, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी, ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी, इसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं, एज मैनिफेस्टेड इन फ्लक्चुएशन इन मेजर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज नेशनल प्रोडक्ट में, एम्प्लॉयमेंट में एंड इनकम में, नेशनल प्रोडक्ट में, एम्प्लॉयमेंट में एंड इनकम में, करेक्ट है, बोलो कोई डाउट है क्या यहां तक, सर नेशनल प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, क्या प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, एक्सपेंशन, क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन, सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन, सर इनकम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन, तीनों चीजें कम हो रही है, क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है सर, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, क्या हो गया बेटा, थ्रू, सर बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, क्या हो गया बेटा, पीक, सर लोएस्ट हाईएस्ट का पता लगाया जा सकता है क्या, अरे तुम भगवान हो क्या, तुम भगवान हो क्या, तुम्हें कैसे पता लग जाएगा कि ये इसका लोएस्ट है, क्या पता तुमको लग रहा है ये इसका लोएस्ट है, लो जी और गिर गई, लो जी और गिर गई, ऐसा ही तो होता है शेयर्स में, ऐसा ही होता है शेयर्स में, हमें लगता है भाई साहब ये तो लोएस्ट प्राइस है, अगले दिन पता लगता है लो जी और गिर गई 5%, लो जी और गिर गई 10%, कोई प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, जनरली कोई प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, कुछ स्टडीज जरूर है जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे, इंडिकेटर्स में हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स बता देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A noteworthy characteristic of the economic fluctuation is that they are recurrent and occur periodically। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के, ये जो बढ़ रहा है, ये जो घट रहा है, इसके भैया ये जो होता है ना, रिकरेंट होता है, अगर एक्सपेंशन हुआ है पीक होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है थ्रू आएगा, फिर एक्सपेंशन होगा, मतलब ये क्या होता है बेटा, रिकरेंट होता है, क्या होता है, लगातार चलता रहता है, रिकरेंट होता है, अगर पीरियोडिकली, अच्छा पीरियोडिकली होता है सर, कैसा होता है बच्चों, पीरियोडिकली होता है, अच्छा पीरियड मतलब हर 3 महीने में ऐसा होता है सर, हर 3 महीने में एक्सपेंशन, फिर अगले 3 महीने में कॉन्ट्रैक्शन, बेटा ये पीरियड फिक्स नहीं है, ये पीरियड फिक्स नहीं है, 3 महीने का होगा, 3 दिन का होगा, 3 घंटे का होगा, भैया ये पीरियड फिक्स नहीं है, ये पीरियड फिक्स नहीं है, दैट इज दे अकर अगेन एंड अगेन, हाँ जी वो अकर करेंगे बेटा अगेन एंड
अगेन बट ऑलवेज एट सॉरी नॉट ऑलवेज एट रेगुलर इंटरवल। याद रखिएगा इंटरवल इसका रेगुलर नहीं होता, नॉर दे आर ऑफ द सेम लेंथ, और ना ही इनका लेंथ सेम होता है। देखो ऐसा नहीं कि हर 3 महीने पे आएंगे, हर 6 महीने पे एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा अगले 6 महीने पे, ऐसा नहीं। और ना ही अगर आज मान लो कि एक्सपेंशन पीरियड चल रहा है, पता चले भैया 1 महीने बाद एक्सपेंशन पीरियड खत्म, पता चले 15 दिन बाद एक्सपेंशन पीरियड खत्म, मतलब क्या कि सर एक तो हमें पता नहीं कौन से इंटरवल पे आएगा ये, तो नॉट एट रेगुलर इंटरवल, और दूसरा कितने लेंथ तक रहेगा ये, एक्सपेंशन कब तक चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन कब तक चलेगा, पीक कब आ रहा है और कब तक वो पीक को हम मेंटेन रखेंगे, नहीं पता, नहीं पता, कुछ नहीं पता। मतलब क्या, सिंपल है सर, ये तो पता है, ये तो पता है कि फ्लक्चुएशंस होंगी। क्या पता है बेटा, फ्लक्चुएशंस होगी, बोलो क्या पता है हमको, फ्लक्चुएशंस होगी, लेकिन किस किस अंतराल में होगी नहीं पता, कितने समय तक रहेगी नहीं पता साहब। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द बिजनेस साइकिल हैव बीन लॉन्ग लास्टिंग, कुछ बिजनेस साइकिल तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं फॉर सेवरल ईयर्स, व्हाइल अदर जो है वो शॉर्ट पीरियड के होते हैं भैया, बहुत छोटे समय के लिए, 2 और 3 इयर्स के लिए होते हैं। चलो बोलो जी, ये रहा बेटा समय का पहिया जो चल रहा है। आप एक बार देख लीजिएगा बिजनेस साइकिल। इंडिया की बात करें, इंडिया में भी रिसेशन देखने को मिला था 2008 में, रिकवरी रिकवरी हमने देखी 2009 में, और बूम देखा बेटा 2010 में। यूके की बात करें तो आपने देखा रैपिड ग्रोथ हुआ था 1920 में, जिसमें जीडीपी बढ़ा, एनएनपी एट एफसी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, नई टेक्नोलॉजी बढ़ती गई भैया, प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ा, राइज इन द शेयर मार्केट, भैया शेयर मार्केट की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। ये तो हुआ बूम की बात, अच्छी अच्छी बातें। फिर तो भैया उसके बाद 1945 में जीत गए थे ये बेचारे वर्ल्ड वॉर, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, एनएनपीएफसी कम हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, स्लो डाउन की स्थिति आ गई थी। चाइना में भी आप इकोनॉमिक स्लो डाउन देखते हो, फाइनेंशियल लॉसेस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड स्लम्स की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, आज जितनी भी कंट्रीज है ना, वो सारी की सारी कंट्रीज जो है वो फ्लक्चुएशंस को फेस कर चुकी है। सर फ्लक्चुएशंस, हाँ हाँ फ्लक्चुएशन, ये दो तरह के, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक डाउनस्टोन। सर बढ़िया लग रहे नोट्स, बढ़िया लग रहे ना तुमको, हाँ चलो ठोको लाइक, ठोको लाइक ठोको भाई। चलो आ जाओ, फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा भाई, देखो एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कौन सा बोल रहे बेटा, कौन सा वाला होगा, बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये है सर एक्सपांशन वाला। कौन सा वाला है बेटा, बोलो, एक्सपेंशन वाला। और ये क्या है बेटा, ये है डाउनस्टोन्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला। यहां पर क्या करता है, प्राइस फॉल होता है और लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यहां क्या होता है, प्राइस राइज होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इज दिस क्लियर, यस क्लियर है। डेफिनेशन मैंने आपको कहा बेटा, बिजनेस साइकिल, ओए क्या है ये, हाँ गंदे बच्चे कहीं के, बिजनेस साइकिल, क्या बोल रहा हूं मैं, बिजनेस साइकिल अल्टरनेट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की बात करता है। किसकी बात करता है, बोलो, अल्टरनेट मतलब बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, अल्टरनेट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की बात करता है, जिसमें एक्सपेंशन भी है और कॉन्ट्रैक्शन भी है। ओवरऑल बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक होती है, मेजर किया जाता है बाय द जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। और बिजनेस साइकिल की बात करें तो रीअकर होता है, अकर करता है पीरियोडिकली, है ना, मतलब अकर अगेन एंड अगेन, नॉट एट द रेगुलर इंटरवल, लेकिन बेटा रेगुलर इंटरवल पे नहीं होगा, नॉट एट द सेम लेंथ, और सेम लेंथ पे नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है, शॉर्ट एंडिंग भी हो सकता है। डिफरेंट बिजनेस साइकिल डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, है ना, अलग अलग बिजनेस साइकिल के ड्यूरेशन अलग होंगे, इंटेंसिटी कितने समय के लिए वो आया है वो भी अलग होगा। चलो आई होप दिस टॉपिक 1 इज क्लियर टू यू। आओ बेटा टॉपिक नंबर 2 पे आ जाओ, गाड़ी आगे ले चले। Phases of business cycle, the most important topic, the most important topic, phases of business cycle। आप देखो phases की बात करते हैं, पहले तो थ्रू है, स्टार्ट कहां से होते हैं, बिल्कुल लोएस्ट है, दैट इज कॉल्ड थ्रू, क्या बोलते हैं इसको, थ्रू। उसके बाद आता है बेटा एक्सपेंशन, क्या आता है, एक्सपेंशन, फिर आता है पीक, और फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन, फिर पहुंचते हैं थ्रू पे, फिर आता है एक्सपेंशन, फिर आता है पीक, फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन, फिर आता है थ्रू, फिर आता, देख रहे हो। और यहाँ पर ये डैश डैश करके ये जो हमारे पास बढ़ता हुआ सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये कैसा दिख रहा है बेटा, बढ़ता हुआ सा ऊपर की तरफ। तो ठीक है सर, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि थ्रू हुआ, लेकिन देखो ये जो लो है ना, ये लो, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, आप ध्यान से देखो ये लोज कैसे बन रहे हैं, हाइयर लोज बन रहे हैं, कैसे लो बन रहे हैं बेटा, हाइयर लोज। जब हाइयर लोज बनते हैं ना, तो ट्रेंड हमेशा क्या होता है बेटा, अपवर्ड, ट्रेंड हमेशा क्या होगा हमारा, अपवर्ड, ठीक है। लोअर लोज बनेंगे तो डाउनवर्ड, लोअर लोज बनेंगे तो ट्रेंड क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड। खैर आओ बेटा ध्यान से देखिएगा इसको, आओ, वी हैव सीन ऑफ द बिजनेस साइकिल, हाँ जी देख लिया, और द
periodic booms and slumps in the economy. Boom भी देखा हमने और slumps भी देखा. Boom मतलब expansion और slumps का मतलब contraction in the economic activity reflects the upward and downward. भैया expansion हो रहा है तो upward और अगर contraction हो रहा है तो downward movement in the economic variables. Economic variables. The typical business cycle have 4 distinct phases. बोलो एक business cycle के कितने phases होंगे? एक business cycle के 4 phases होंगे. एक business cycle के कितने phases होंगे बेटा? 4. ये 4 phases होंगे. सबसे पहला बोलो expansion होगा सर. दूसरा बोलो peak होगा सर. अच्छा पीक होगा. ये देखो एक्सपेंशन हुआ यहां से शुरू हुए, फिर पीक हुआ. पीक को ही क्या बोलते हैं बेटा? बूम या प्रोस्पेरिटी. बोलो पीक के दूसरे नाम बूम और प्रोस्पेरिटी. पीक मतलब बूम या प्रोस्पेरिटी. फिर आएगा क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मतलब डाउन डाउन देखो डाउनस्टर्न जा रहा है, ठीक है, या डाउन स्विंग जा रहा है, या इसी को हम रिसेशन भी कहते हैं. और रिसेशन जब भयंकर हो जाए ना तो उसको थ्रू बोलते हैं या डिप्रेशन बोलते हैं. थ्रू बोलते हैं या क्या बोलते हैं बेटा? डिप्रेशन बोलते हैं. बोलो एक बार समझ में आ रहा है क्या? हाँ. बिजनेस साइकिल के कितने पार्ट है सर? 4. सबसे पहले अगर मैं कहूं तो एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब बूम हो रहा है या अपस्विंग हो रहा है. बूम हो रहा है या अपस्विंग हो रहा है. फिर क्या हो रहा है बेटा? पीक. पीक मतलब प्रोस्पेरिटी है सर, कोई दिक्कत नहीं. तीसरा क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा टाइम जिसमें डाउन स्विंग हो रहा है आपका ये, या फिर रिसेशन हो रहा है. और फिर आता है थ्रू. थ्रू का मतलब डिप्रेशन. थ्रू का मतलब डिप्रेशन. ठीक है. द ब्रोकन लाइन, और ये जो हमको ब्रोकन लाइन दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है भैया? मार्क्ड एज ट्रेंड. इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेंड. क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंड. मैंने कहा ना ट्रेंड अपवर्ड कब होगा? जब आपके लोज जो है वो हायर बनते रहेंगे. रिप्रेजेंट करता है स्टीडी ग्रोथ को. ये ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे लाइन, और द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी व्हेन देयर आर नो बिजनेस साइकिल. देखो बेटा, द फिगर स्टार्ट विद द थ्रू. ये फिगर कहां से स्टार्ट हो रहा है? थ्रू से. कहां से स्टार्ट हो रहा है? थ्रू से. when the overall economic activity that is production and employment are at the lowest level. प्रोडक्शन क्या हो रहा है? लो. एम्प्लॉयमेंट क्या है? लो. प्रोडक्शन भी लो, एम्प्लॉयमेंट भी लो. यहीं से स्टार्ट हो रहा है. एज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपांड, जैसे जैसे प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एक्सपांड कर रहा है, द इकोनॉमी रिवाइव. इकोनॉमी क्या कर रही है भैया? थ्रू पे ही थोड़ी ना रहेगी हमेशा. इकोनॉमी रिवाइव कर रही है इकोनॉमी, एंड इट मूव्स इनटू द एक्सपेंशन पाथ. और हम कहां पहुंच गए बेटा? एक्सपेंशन पाथ पे पहुंच गए. हाउएवर सिंस एक्सपेंशन कैन नॉट गो ऑन ऐसा तो नहीं जिंदगी भर एक्सपेंशन चल रहा है सर. एक्सपेंशन, अरे एक समय आएगा तुम्हारा हाइक होगा वो, और वहां से फिर कॉन्ट्रैक्शन की दिशा में बढ़ जाओगे भैया. एक्सपेंशन कैन नॉट गो ऑन, बोलो ना, इंडेफिनिटली. आफ्टर रीचिंग द पीक, जब ये पीक आएगा ना भैया, द इकोनॉमी स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. तो उसके बाद आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा. ठीक है जी, कोई दिक्कत है सर? नहीं सर. द कॉन्ट्रैक्शन और डाउनस्टर्न कंटिन्यूज टिल इट रीचेस. अच्छा देखो, कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसा नहीं कि लंबे समय तक चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा. लंबे समय तक चल सकता है, जिंदगी भर तो नहीं चलेगा. तो भैया कब तक? जब तक ये लोएस्ट पॉइंट तक ना पहुंच जाए, थ्रू तक ना पहुंच जाए, तब तक ये चलता रहेगा. ठीक है. और फिर उसके बाद इकोनॉमी रिवाइव करेगी, एक्सपेंशन आ जाएगा. करेक्ट. एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा? एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. देखो यहां से लेकर के, जब हम शुरू हुए थे लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा एक साइकिल खत्म होता है, फिर एक नया साइकिल यहां से शुरू हो जाता है. ठीक है. हाँ सर, बिल्कुल ठीक है. आइए, इकोनॉमिक वेरिएबल अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा. अपवर्ड मतलब बूम, डाउनवर्ड मतलब स्लम्प्स. टिपिकली अगर मैं कहूं बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस है: एक्सपेंशन, बूम या अपस्विंग, पीक और बूम और अपस्विंग के नाम से भी जानते हैं इसको. ठीक है. चलो, उसके बाद कंट्रैक्शन और डाउन स्विंग या रिसेशन कह लीजिए, थ्रू और डिप्रेशन कह लीजिए. बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं सर. थ्रू की बात करें अगर तो लोएस्ट वाला पार्ट है ना, नीचे वाले पार्ट की बात करें इसकी. तो थ्रू में अगर हम कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लोएस्ट रहता है यहाँ पे. एक्सपेंशन की बात करें तो इकोनॉमी रिवाइव करती है, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एक्सपांड कर रहा होता है. पीक की बात करें सर, एक्सपेंशन हाईएस्ट रीच पे होता है. ठीक है, हाईएस्ट रीच कर जाता है. और आफ्टर पीक स्टार्ट फॉलिंग इन कॉन्ट्रैक्शन. और पीक को प्राप्त करने के बाद हम कॉन्ट्रैक्शन पे वापस आ जाते हैं. कॉन्ट्रैक्शन मतलब डाउनस्टर्न. और जब तक ये थ्रू को रीच नहीं कर देता तब तक ये चलता रहेगा. चलो सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक एक पॉइंट को, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे, उसको जरा विस्तार से पढ़ लेते हैं. जब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेंशन की. किसकी बात सर? एक्सपेंशन की. सर सिचुएशन है एक्सपेंशन की. बोलो ना, किसकी सिचुएशन है बेटा? एक्सपेंशन की. एक्सपेंशन हो रहा है सर? हाँ बेटा. तो क्या बढ़ेगा बच्चों? देखो बढ़ेगा क्या, मैं बताता हूं आपको.
नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, बैंक का क्रेडिट उधार बढ़ेगा। दोबारा बोलो क्या क्या बढ़ेगा? नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा, कैपिटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सेल्स प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और तो और बैंक का क्रेडिट, बैंक का उधार भी बढ़ेगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा सर? मैं बता रहा हूं कब तक चलता रहेगा। दिस स्टेट कंटिन्यूज टिल देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। तुम बताओ ना, तुम्हारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जब तक 100% एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक तुम एक्सपांशन करते रहो। जब तुम्हारा लैंड, लेबर 100% एग्जॉस्ट हो गया, यूज हो गया, सर अब है ही नहीं लैंड, अब लेबर नहीं, अब कैपिटल नहीं, क्या करे सर? बेटा तुम रीच कर चुके हो अपने पीक को। किसको रीच कर चुके हो बेटा? अपने पीक को। अब तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, रगड़ते रहो भैया, कुछ नहीं होने का। कोई अलादीन का चिराग रगड़ने से नहीं आ जाएगा, प्रकट नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेस तो खत्म हो गए ना तुम्हारे। रिसोर्सेस खत्म हो गए, पीक पे पहुंच गए, पीक पे पहुंच गए, अब रुको जरा, अब रुको, तुम ठहरो थोड़ा, अब डाउन टर्न्स पे आओगे। सो यहां देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एंड द प्रोडक्शन इज एट मैक्सिमम पॉसिबल लेवल, तो यूजिंग द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो यहां देखो जरा, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यहां कहना चाहता हूं कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। ओहो, क्या बोल दिया सर आपने? इन एक तो होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी तो छोड़ो। इनवॉलेंट्री मतलब क्या? मैं अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं हूं। तो कह रहे ना, जनरली ऐसी सिचुएशन है, एक्सपांशन की सिचुएशन, जहां पर ना इनवॉलेंट्री जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो जीरो होता है, मतलब कोई भी चीज अनएम्प्लॉयड नहीं होती। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल सब 100% एम्प्लॉयड होते हैं। समझ में आ रहा है सर? वट एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इज आइदर फ्रिक्शनल। अगर थोड़ा बहुत तुमको अनएम्प्लॉयड दिखाई दे रहा है, वो फ्रिक्शनल है बेटा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब को चेंज कर रहा है, वो सस्पेंड हो गया होगा किसी वजह से, काम ही ऐसे उसके, भैया स्ट्राइक की वजह से हो सकता है, या फिर इम्परफेक्ट मोबिलिटी की वजह से हो सकता है। लेबर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से हो सकता है बेटा। या फिर ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल हो सकता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में किसी तरह का चेंज आया होगा, इसकी वजह से हुआ होगा। मतलब सर पहली बात तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। अगर थोड़ा बहुत भी दिखाई देता है तो वो फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल होगा। बोलो कैसा होगा? फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल होगा सर, ठीक है ना? प्राइजेस एंड कॉस्ट ऑल्सो टेंड टू राइज फ्राइड। देखो सुनो ना, लोगों के पास पैसा बहुत है, एक्सपांशन का टाइम पीरियड चल रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हायर प्राइस पे भी डिमांड कर रहे हैं। गुड्स amounts of the net investment occurs and demand for the all types of goods and services, ठीक है, rises, and there is what altogether increasing prosperity, increasing कर रहा है बेटा क्या? prosperity, and people enjoy high standard of living, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाता है, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देखो ना तुम, मेरी चीजों की डिमांड ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर। प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, इनकम ज्यादा कमाऊंगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट भी करूंगा जम के भाई साहब, ये सब कुछ ज्यादा हो रहा होता है इकोनॉमी के अंदर। द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन। लेकिन एक चीज समझो, मैंने कहा ना, लंबे समय तक एक्सपेंशन नहीं चल सकता, कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं चल सकती। तो मेरे बच्चे अब आ जाएगा स्लो डाउन। क्या आ जाएगा बेटा? स्लो डाउन, ठीक है। जब हम अपने पीक को पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे? अपने पीक के पास पहुंच जाएंगे, तो अब समझ लो अब स्लो डाउन आने वाला है, अब स्लो डाउन आने वाला है, ठीक है जी। चलो, इस समय पे ग्रोथ रेट से पूछो कहां है तू, तो तुमको जवाब मिलेगा चांद पे है भाई अपन, चांद पे। हाँ, कहां पे अपन? चांद पे। हाँ भाई आ जाओ। क्या एक्सपांशन इंक्रीज करता है यहाँ पे? क्या है सर? मैंने बताया ना तुमको, सेल्स, प्रॉफिट, एग्रीगेट डिमांड, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कैपिटल गुड के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नेशनल का बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, बैंक का क्रेडिट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, जब तक, कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे ना पहुंच जाए। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होता है भैया, ओनली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रिक्शनल क्यों होता है बेटा? जॉब का सर्च कर रहा है तुम, सस्पेंड हो गया है भाई, तुम स्ट्राइक करके बैठे हो क्या? इम्परफेक्ट मोबिलिटी के कारण। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। और नोट कीजिएगा बेटा, ग्रोथ रेट जो है इवेंचुअली स्लो डाउन, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जब आप पीक पे पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? पीक पे पहुंच जाओगे। क्या होता है पीक? आ जाओ बेटा, क्या होता है पीक, इसकी चर्चा करते हैं। सर डरा ही देते हो आप तो बीच बीच में, क्या करो बेटा, आदत से मजबूर हूं। आ जाओ पीक की बात करते हैं जरा। द टर्म पीक, सर पीक क्या है? पीक है क्या? देखो इसका मतलब है
टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट। ओ सर, ज्ञान में वृद्धि हो रही है। पीक का मतलब क्या, बोलो? पीक का मतलब है टॉप या तो हाईएस्ट पॉइंट। बोलो क्या है बेटा पीक का मतलब? टॉप या तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का या तो टॉप पॉइंट है या तो हाईएस्ट पॉइंट है। चलो समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इन द लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, पहला स्टेज क्या था? एक्सपेंशन का। देखो ये एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ बेटा? एक्सपेंशन। उसके बाद लेटर स्टेज में क्या हुआ? पीक। एक्सपेंशन हुआ, लेटर स्टेज पे क्या हुआ बेटा? पीक हो गया। इनपुट आर डिफिकल्ट टू फाइंड एज दे आर शॉर्ट। मैंने बताया था ना, आप अपने 100% रिसोर्सेज यूज कर रहे हो भाई। अब तुमको इनपुट कहां से मिलेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल खाली बैठा ही नहीं रे, बोला ना, खाली नहीं है। तो भैया इनपुट जो है ना आर डिफिकल्ट टू फाइंड, मिलेंगे नहीं तुमको, ठीक है। फॉर देयर डिमांड, देयर फॉर इनपुट प्राइसेस इंक्रीज, और इसीलिए रॉ मटेरियल का प्राइस और गगनचुंबी भैया आसमान पे है, देख रहे हो तुम। आउटपुट प्राइसेस ऑल्सो राइज रैपिडली। अब तुम बताओ इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो आउटपुट का भी प्राइस बढ़ेगा। आउटपुट क्या तुमको धर्मात्मा दिखाई देता है क्या भैया? इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो आउटपुट का भी प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द लिविंग एंड ग्रेटर स्ट्रेन फॉर द फिक्स्ड इनकम अर्नर्स। अब तुम समझो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम हाई करना चाह रहे थे ना, ठीक है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम सोचो तुमको कॉस्ट ज्यादा बियर करना पड़ रहा है। अब उन लोगों की सोचो जिनकी इनकम लिमिटेड है, ये सरकारी नौकरी वाले लोग, इनकम क्या है? लिमिटेड। हर महीने 60 65 70 इकट्ठे आ रहे हैं बैंक अकाउंट में। पहले 40 खर्च कर रहे थे, अभी 50 हो रहा है, अभी 60 हो रहा है। बड़ो पड़ोसी से लेकर के ला रहे हैं 10,000 रुपए, 80,000 खर्च कर रहे हैं भाई, और 10,000 पड़ोसी से लेकर के आ रहे हैं 90,000। तुम समझ रहे हो? फिक्स्ड इनकम वालों के साथ समस्या हो जाती है। तो तुमको किस कैटेगरी में नहीं आना है बेटा? फिक्स्ड इनकम अर्नर्स की कैटेगरी में नहीं आना है तुमको। ओहो, यही तो जिंदगी भर सोचे थे सर, फिक्स्ड इनकम कमाएंगे, आपने तो बस झटका ही दे दिया। देखो बेटा, कंज्यूमर बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर क्या करता है बच्चों? कंज्यूमर जो है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखना शुरू कर देता है, कट कर कुछ कोई ऐसी ऐसी चीज है जो हम ना लाएं इस महीने, ना खाएं, चल जाएगा क्या, है ना। ऑन हाउसिंग, ड्यूरेबल गुड्स वगैरह पे हम लोग जो है वो पैसा खर्च करना कम कर देते हैं। एक्चुअल डिमांड स्टेगनेट, सॉरी स्टेगनेट्स, है ना। एक्चुअल डिमांड को हम स्टेगनेट करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि बढ़े ना, और ये एक्सपेंशन का एंड होता है। ये क्या होता है? पीक जो है बच्चों, एक्सपेंशन का बोलो क्या होता है? एंड होता है। एंड इट अकर्स व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड अ पॉइंट। ये क्या है बेटा? एक पॉइंट पे ऐसा पहुंच गया है यहाँ पे इट विल स्टेबलाइज फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वहां पे रुकेगा और उसके बाद फिर ये मूव करेगा रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में बेटा? कॉन्ट्रैक्शन के डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर टू यू? यस, सो क्लियर, क्लियर, क्लियर। पीक को पढ़ लीजिए एक बार। पीक का मतलब है टॉप का पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, या कह लीजिए बिजनेस साइकिल का टॉप या हाईएस्ट पॉइंट। एंड ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का एंड हो गया क्योंकि ये लेटर स्टेज है आपका। इनपुट यहाँ पे डिफिकल्ट टू फाइंड होते हैं, डिमांड शॉर्ट कर रहा होता है इनपुट का, इनपुट का प्राइस बढ़ेगा, आउटपुट का भी प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। इंक्रीज होगा बच्चों कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर, इसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, लोग रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, धीरे धीरे डिमांड शॉर्ट होने लग जाएगी बच्चों। व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ रीच टू अ पॉइंट वेयर इट विल स्टेबलाइज, है ना, वहां पे स्टेबलाइज करेगा थोड़ी देर और उसके बाद फिर वो शॉर्टर टाइम में ही वहां से मूव करना रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। बताओ तो कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? आओ ना बच्चों, तुम बुरा मान जाते हो बड़ी जल्दी यार। आओ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो। पता है सर, इकोनॉमी एक्सपेंशन में कंटिन्यूअसली नहीं रह सकता, पीक में लंबे समय तक नहीं रह सकता। अब क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्शन ही बचा ना। अब फिर द मेंशन अबव, वंस पीक इज रीच्ड, एक बार अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हो, इंक्रीज इन द डिमांड इज halted एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। मेरे बच्चे देखना जरा मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं देखो, इंक्रीज इन डिमांड इज halted। याद है आपने डिमांड को रिव्यू किया था, यहाँ पे डिमांड को हौले हौले कहोगे रुक जा भाई, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते डिमांड को, एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब सोचोगे अब भैया क्योंकि कॉस्ट बढ़ा जा रहा है तो थोड़ा डिमांड, ये कम खाते हैं, ये कम लेते हैं, ये कम पीते हैं, समझ रहे हो बात को, तो तुम्हारा डिक्रीज करना स्टार्ट कर दोगे इन सर्टेन सेक्टर्स। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन देयर इज फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब तुम देखो, डिमांड जब कम हो रही है, डिमांड जब कम हो रही है तो एक प्रोड्यूसर के दिल पे छुरियां कैसे हो रही है भाई? एक प्रोड्यूसर क्या देख रहा है? मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, मैं ना इन्वेस्टमेंट कम कर दूंगा भैया, बेच बाच करके खत्म कर कहानी। इन्वेस्टमेंट को कम करता है, ठीक है। आगे वो आगे ना इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहता। अच्छा देखो, अनएम्प्लॉयड होगा या नहीं होगा? लोग बाग अनएम्प्लॉयड होंगे या नहीं होंगे? सर लोग बाग अनएम्प्लॉयड भी होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर डू नॉट instantaneously recognize the pulse of the economy and continues anticipate higher level of demand। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। प्रोड्यूसर जो है ना, प्रोड्यूसर
को ये पता नहीं लगता कि भैया अब कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, वो तो यही एंटिसिपेट करके चल रहा होता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो वो सप्लाई किए जा रहा है। सो देयरफॉर मेंटेन करता है एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। लेकिन द कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसका कि ये मिसमैच हो जाता है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, मतलब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम। ठीक है, तो सप्लाई बढ़ रहा है सर, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। इनिशियली दिस हैपेंस ओनली इन द फ्यू सेक्टर, कुछ सेक्टर में ऐसा होता है पहले, एंड एट अ स्लो पीस बट रैपिडली ये स्प्रेड करता है सारे सेक्टर्स में। पहले स्टार्टिंग में तो कुछ सेक्टर्स में ऐसा होगा और धीरे धीरे स्लो पीस में ये देखो, मेरी इनकम कम होगी तो मैं सामने वाला जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उसकी इनकम भी कम हो जाएगी, उस पे जो सामने वाला डिपेंडेंट है उसकी इनकम भी कम हो जाएगी। इकोनॉमी में सारे लोग वैसे भी, सारे सेक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, इंटरलिंक्ड होते हैं। प्रोड्यूसर्स बिगन अवेयर ऑफ द फैक्ट, प्रोड्यूसर को ये दिखने लग जाएगा कि भैया अब रुक जा, अब यहाँ यही समय है जहां पर मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सेसिव नहीं करना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, और ना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को मुझे होल्ड कर देना चाहिए, होल्ड कर देना चाहिए। तो कैंसिल करेगा एंड स्टॉपेज करेगा ऑर्डर ऑफ इक्विपमेंट्स। वो कहेगा भैया नए नए मशीन वगैरह मेरे को नहीं चाहिए, ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट वगैरह पे खर्च नहीं करेगा, लेबर वगैरह पे भी खर्च कम कर देगा। आप समझ रहे हो ना मेरे बच्चों? हाँ सर समझ में आ रहा है। दिस इन टर्न जनरेट अ चेन इन द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इनपुट मार्केट एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स इन टर्न रिस्पॉन्ड बाय कैंसलिंग द एंड कर्टेलिंग देयर ऑर्डर्स, है ना भाई। सारे के सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना ऑर्डर्स को कम कर देंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल कह लीजिए या कैपिटल गुड्स कह लीजिए। दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ द रिसेशन। यही क्या है बेटा, रिसेशन का बिगिनिंग कहलाएगा। समझ रहे हो? डिक्रीज इन द इनपुट, क्योंकि इनपुट में डिक्रीज हो गया है, डिमांड क्या करेगा, डिमांड पुल्स इनपुट प्राइसेस डाउन। करेक्ट है, डिमांड पुल्स इनपुट प्राइसेस डाउन, है ना। डिमांड की जो है ही नहीं भैया, तो इनपुट का प्राइस क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा भैया। वेजेस सस्ते हो जाएंगे, इनकम ऑफ वेजेस एंड इंटरेस्ट अर्निंग ग्रेजुअली डिक्लाइन, है ना। लोग जो है सस्ते में काम करने को तैयार हो जाएंगे, डिमांड ही नहीं ना, उनके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है ना मेरे बच्चों। ध्यान से समझिएगा, प्रोड्यूसर्स लोअर देयर प्राइसेस, प्रोड्यूसर्स जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी कम करना शुरू कर देंगे इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ, ताकि वो खत्म करना चाहते हैं अपनी इन्वेंट्री को। क्या करना चाहते हैं बेटा, अपनी जो याद है ना एक्सेस सप्लाई थी, सप्लाई ज्यादा थी ना, तो अपनी इन्वेंट्री को वो खत्म करना चाहते हैं। कंज्यूमर्स इन द टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन द प्राइस, और कंज्यूमर को लगता है रुको रुको अभी नहीं खरीदेंगे हम, क्यों, क्योंकि प्राइस तो अभी और भी गिरने वाले हैं, एंड पोस्टपोन करेगा वो अपने परचेजेस को। देख रहे हो कंज्यूमर को, भैया वो कह रहा है रुक जाओ अभी नहीं खरीदेंगे, जब खरीदेंगे जब प्राइस और थोड़ा कम हो जाएगा। विद रिड्यूस द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, एग्रीगेट डिमांड इसी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, फॉल करने लग जाएगा। द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई गेट्स वाइडर फर्दर, है ना। जो ये डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, ये वाइड होता जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइन, इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन करना लग जाएगा, एंड फर्दर डिक्लाइन इन द इनकम में डिक्लाइन होगा, डिमांड में, कंजम्पशन में, सब में डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। बिजनेस फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो अब क्या हो रहा है, जो बिजनेस फर्म है ना वो पेसिमिस्टिक हो रहा है, ऑप्टिमिस्टिक से पेसिमिस्टिक हो रहा है। पहले ये ऑप्टिमिस्टिक था कि भैया नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन अब पेसिमिस्टिक हो रहा है, अब उसको लग रहा है नहीं बढ़ने वाला है। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन वो कम कर देता है, अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देता है। बैंक से कोई उधार लेने नहीं जा रहा, बोरोइंग्स बैंक की कम हो गई है। क्यों? क्योंकि भैया इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, तो बैंक से उधार क्यों लेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। फॉर द इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एट लोएस्ट, इन्वेस्टर का कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, नया बिजनेस शुरू करेंगे भैया ठप होना है वैसे ही। स्टॉक का प्राइस फॉल करने लग जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू कर देता है, वेज का रेट फॉल करना शुरू हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट and the severe contraction in the economy activities pushes the economy into the phase of the depression। याद रखिएगा बेटा, रिसेशन जो है वो लंबे समय तक रहता है, तो वो क्या बन जाता है बेटा, डिप्रेशन बन जाता है। कॉन्ट्रैक्शन को समझिए एक बार ध्यान से, इकोनॉमी कैन नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली, पता है सर। वंस द पीक रीच, एक बार अगर पीक पे पहुंच गए तो डिमांड इंक्रीज इन डिमांड बढ़ता है, लेकिन फिर वहां पे हॉल्ट करता है। स्टार्ट डिक्रीजिंग इन सर्टेन केसेस, और कुछ केसेस में डिक्रीज शुरू, डिमांड घटेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, सप्लाई कम होगा सर, इनपुट या इक्विपमेंट के प्राइस कम, सॉरी इनकी डिमांड कम हो जाएगी, वेजेस कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग
स्पेंडिंग कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये सब कम होना शुरू हो जाएगा। इंस्टेंटली प्रोड्यूसर डू नॉट रिकॉग्नाइज, पहले उसको पता नहीं लगता तो वो एंटिसिपेट करता है कि डिमांड तो अभी भी बढ़ेगी और मेंटेन करता है अपने इन्वेस्टमेंट को, प्रोडक्शन को। होता क्या बेटा, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, ये मिसमैच हो जाते हैं, ये मिसमैच हो जाते हैं इनिशियली इन द फ्यू सेक्टर, कुछ सेक्टर में, और फिर रैपिडली ऑल सेक्टर्स के अंदर क्या होता है बच्चों, नए प्रोडक्ट की डिमांड, नए प्रोडक्ट की डिमांड स्टॉप करने लग जाते हैं। नए प्रोड्यूसर्स जो है रॉ मटेरियल वगैरह की डिमांड को कैंसिल या स्टॉप करने लग जाते हैं, इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल की डिमांड को। यही यही बेटा रिसेशन का साइन है, यही रिसेशन आना शुरू हो जाता है। इनपुट का प्राइस कम होगा, वेजेस इंटरेस्ट का प्राइस कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर जो है अब लोअर प्राइस पे डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, अपने इन्वेस्टमेंट निकाल लेना चाहता है, अपने इन्वेंट्री सॉरी निकाल लेना चाहता है, जो इन्वेंट्री फंसी हुई है ना वो। कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि और भी प्राइस घटेगा और रिड्यूस द कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। डिमांड और सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस है वो वाइडर होता है, इसी को हम कहते हैं हमारा रिसेशन क्या हो रहा है बेटा, सीवियर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, डिमांड कम, कंज्यूमर गुड्स की भी और कैपिटल गुड्स की भी। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू और डिप्रेशन के बारे में बता दो, आओ सब थ्रू और डिप्रेशन की चर्चा कर लेते हैं एक बार। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। बोलो क्या होता है बेटा, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। रिसेशन, रिसेशन का देखो ना, देखो क्या हुआ था, पीक से हम लोग नीचे आए थे, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, देख रहे हो, ये रिसेशन था, ये डिप्रेशन हो रहा है। रिसेशन पीक से जब हम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं तो एक सीमा के बाद जब हम नीचे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिप्रेशन बोलते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत ही ज्यादा स्लगिश एक्टिविटी है बच्चों। ड्यूरिंग द फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम नेगेटिव, यहां पर ग्रोथ रेट क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव हो जाता है। बोलो ग्रोथ रेट डिप्रेशन में क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्या होता है बेटा, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइन। ये सब तो बताने की जरूरत नहीं ना, पिछले वाले में जैसा हो रहा था वैसा ही। नेशनल इनकम घटेगा, एक्सपेंडिचर घटेगा, डिमांड जो है प्रोडक्ट के कम होने शुरू हो जाएंगे। प्राइसेस आर देयर लोएस्ट, सर सस्ते में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर कह रहा है और घटेंगे, रुक जा अभी रुक जा। डिक्लाइन हो रहा है रैपिडली, फोर्सिंग फॉर्म ऑफ द शट डाउन सेवरल प्रोडक्शन फैसिलिटीज। सर प्रोडक्शन की फैसिलिटीज जो थी ना, मतलब फॉर्म वगैरह बंद हो रही है सर, बंद हो रही है। सिंस द कंपनीज आर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, तो लो जी अनएम्प्लॉयड करेंगे, लोगों को रिट्रेंच करेंगे ना, काम से निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, अ टिपिकल फीचर ऑफ द डिप्रेशन इज दैट फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा विद अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया है बच्चों तो यहाँ पर पीपल जो है डिमांड करेंगे फॉर द होल्डिंग द लिक्विड मनी। उनके वो कोशिश करेंगे कि पैसा लगाए ना, कहीं जाए ना, अपने पास रखेंगे लिक्विड मनी को, और कैश को कह सकते हो आप, अपने पास रखना पसंद करेंगे। ठीक है जी, डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट, डिमांड जो है क्रेडिट की वो बढ़ नहीं रही है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा आमतौर पे होता है। दैट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट आल्सो फॉल ड्यू टू द पॉसिबल बैंकिंग क्राइसिस। ऐसा काफी बार होता है कि सर बैंकों के पास लोन देने को पैसा ही नहीं है, लोन देने को पैसा ही नहीं है। खासकर आपने अभी सुना होगा तो यूएस में ऐसा हुआ। इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली सॉरी कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो इंडस्ट्री वो सफर करता है बेटा एक्सेस कैपेसिटी से, है ना, एक्सेस कैपेसिटी से। लार्जर नंबर ऑफ बैंक्रप्सी देखने को मिलता है, लिक्विडेशन देखने को मिलता है। सर हमने कब देखा, ये 1929 से लेकर के 1933 के बीच में हमने देखा था। एक बार देख लीजिए, डिप्रेशन में सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन है, ग्रोथ रेट नेगेटिव होता है, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर, ये जो लिखवाए हैं ना मैंने आपको, रामबाण है बेटा, लिख लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। सर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोएस्ट, प्राइसेस लोएस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, डिस्पोजेबल इनकम, भैया पैसा कहां है लोगों के पास, नहीं है ना, हाँ नहीं है सर। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फॉल करना शुरू कर देता है, लेकिन 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 क्रेडिट फिर भी डिमांड नहीं की जा रही है, क्योंकि भैया इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आमतौर पे बैंक के पास काफी बार तो ऐसा देखा गया है कि पैसा ही नहीं है उधार देने को, है ना। इंडस्ट्रीज जो है या तो कैपिटल की बात करें या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की बात करें, वो दोनों ही सफर करती है। याद रखिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, कैपिटलिज्म में जहां पर हम मशीन वगैरह खरीदते हैं, मोटा पैसा लगता है भाई साहब, हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है। या फिर अगर आप कार वगैरह लेने जाते हो तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स लेने जाते हो तो भी आप लोन से ही लेते हो। तो भैया अगर आपको बैंक लोन नहीं दे पा रहा है तो आप देखो कैपिटल गुड भी नहीं खरीद पाओगे और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी नहीं खरीद पाओगे। तो इनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज स्वाहा। डेप्थ ऑफ द डिप्रेशन, इकोनॉमी जो है टच करती है बॉटम को, और डिप्रेशन 1929 से 33 के बीच में देखने को मिल गया था बच्चों। क्या सर ये तो बड़ा भयंकर सा सिचुएशन हो जाएगा? हाँ बेटा, लेकिन जिंदगी भर ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा, रिकवरी भी तो होगी ना। हाँ सर रिकवरी होगी, रिकवरी को समझाओ सर। देखो बेटा, याद है ना, हम कहते हैं ना हमारे पास हमारी फिल्मों में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग। हाँ, रिकवरी क्या है बेटा, हैप्पी एंडिंग है। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू गोज टू कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट भैया लगातार घटती तो नहीं रहेगी। इट रीचेस टू द लोएस्ट लेवल, अपने लोएस्ट लेवल को कहीं ना कहीं तो रीच करेगी, कॉल्ड इसको हम थ्रू कहते हैं, एंड स्टार्ट रिकवरिंग, और उसके बाद वो रिकवर करना शुरू कर देगी। ठीक है, थ्रू जनरली लास्ट फॉर सम टाइम, सॉरी लास्ट लास्ट थ्रू जनरली जो है लास्ट करता है फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ, बोलो, पेसिमिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब पेसिमिज्म खत्म, अब क्या, ऑप्टिमिज्म शुरू। रिकवरी मतलब ऑप्टिमिज्म, रिकवरी मतलब ऑप्टिमिज्म शुरू। अब क्या हो रहा है सर, यहां पर जो लेबर है ना, पहली बात तो सुनिएगा, स्टार्टिंग में ही आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। कहां पे, लेबर मार्केट में। कहां पर बेटा, लेबर मार्केट में, जहां पर परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेज ऑफ द वर्कर्स टू एक्सेप्ट द लोअर वेज रेट। अब लेबर को पैसा तो चाहिए ना, तो कह रहा है सस्ते में भी काम करने को हम तैयार हैं, तो वो लोअर वेज रेट जो है उस पे काम करने को शुरू हो जाता है और एंटिसिपेट करता है। देखो, प्रोड्यूसर एंटिसिपेट करता है कि मेरा कॉस्ट कम लगे एंड बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट रहे, वो एंटिसिपेट करता है, मतलब ऐसा मान के चलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा, कॉस्ट मेरा कम लगेगा, एंड एट अ टाइम बिकम्स व्हेन द बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है, बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस है, टेक ऑफ एंड गेट्स बेटर, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, स्टॉक बिल्ड करना शुरू करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में पैसा आना शुरू हो जाता है बेटा, है ना। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है उसकी वजह से मशीन और कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगता है, एग्रीगेट डिमांड जो है ग्रेजुअली बढ़ना शुरू कर देता है। बी साइड, प्राइस मैकेनिज्म एक्ट एज अ सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस फॉर द फ्री एंटरप्राइज। आपको पता ही है भैया, डिमांड एंड सप्लाई जो है ना, वो खुद ही प्राइस को निश्चित कर लेता है। Thus, the spurring of investment causes recovery of the economy. The act as a turning point from the depression to expansion. यहाँ क्या हो रहा है बेटा, डिप्रेशन से हम कहाँ जा रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट राइज करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होता है, इनकम इंप्रूव हो जाता है, कंज्यूमर बिगिन टू इंक्रीज एंड देयर एक्सपेंडिचर। इंक्रीज एक्सपेंडिचर कॉज्ड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। बोलो जी, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड, मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, है ना। करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। रिकवरी एक बार पढ़ लीजिए, इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, रीचेस लोएस्ट लेवल को रीच करता है और स्टार्ट करता है रिकवरी। थ्रू जो है वो लॉस लास्ट करता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के बाद एंड करता है। पेसिमिज्म का एंड है बेटा, ऑप्टिमिज्म की स्टार्टिंग है। यहाँ से प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। इनिशियली जो है लेबर मार्केट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, और प्रोग्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट जो था, इसकी वजह से लोग जो है लोएस्ट वेज रेट पे भी काम करने को शुरू कर देते हैं। भैया प्रोड्यूसर एंटिसिपेट कर रहा है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट सुधरेगा, इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, बैंकिंग सिस्टम में पैसा लौट आता है बेटा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट या यस एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव करता है। बोलो जी, कोई दिक्कत? नो सर, नो इश्यूज एट ऑल। सब समझ में आ रहा है क्या? बोलो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं सर, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ। 1930 का समय है बच्चों, 1929 में हुआ था, बट देखो 1929 से 1933 तक चला था, तो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन कह देते हैं इसको। 1930 में क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड करती है लॉन्गेस्ट डीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडर, हाँ वाइड स्पर्ड, देखना मैं क्या कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट डीपेस्ट वाइड स्पर्ड 20th सेंचुरी के सबसे बड़े डिप्रेशन से। कहां से स्टार्ट होता है? यूएस से। कहां से स्टार्ट होता है बेटा? यूएस से, जहां जीडीपी फॉल करती है 15% से। 1929 से 32 के बीच में कितने परसेंट बोलो ना, 15% से जीडीपी कम होती है, प्रोडक्शन कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इनकम गिर गई। एज फार एज द कॉजेज द ग्रेट डिप्रेशन हो गया एंड कंसर्न देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग्स द इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। यहीं पर बच्चों इकोनॉमिस्ट क्या करे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको? नेशनल इनकम के बाद ही दूसरा चैप्टर जो हुआ करता था, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यहां पर बेटा एक व्यक्ति का जन्म होता है, नाम है जेएम केन्ज। क्या नाम है बच्चों? जेएम केन्ज, ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट है, और ना सारी थ्योरी पलट के रख देते हैं भाई साहब। रिगार्ड करते हैं लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। कहते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर बहुत लोएस्ट है। हमने कहा जी बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो कह रहे हैं कि मैसिव डिक्लाइन हुआ है इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में। और देखो मॉनिटरी सॉरी मॉनेटराइज्ड
ओपन दैट द ग्रेट डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय द बैंकिंग क्राइसिस। उन्होंने ये बताया बाद में कि भैया देखो ये सब कुछ ना बैंकिंग क्राइसिस की वजह से हुआ है, लो मनी सप्लाई, आपने उधार सही समय पे लोगों को दिया नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ है। मैनी अदर इकोनॉमिस्ट वो ब्लेम कर रहे हैं डिफ्लेशन को, जहां पर प्राइस ऑलरेडी कम हो जाता है उसको डिफ्लेशन कह देते हैं, ठीक है। कि सर उधार बहुत ज्यादा हो गया था इकोनॉमी के अंदर, प्रॉफिट जो है वो कम हो रहे थे, पेसिमिज्म हो गया था, लोग ऐसा सोच रहे थे कि आगे जाकर के इनकम कम होने वाली है, इस वजह से, ठीक है जी। बोलो व्हाटएवर मे बी द कॉज। अब हम बोल रहे हैं देखो देखो यार, दो तरह के इकोनॉमिस्ट है, एक जेएम केन्स कह रहा है और अदर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं तुम लड़ो ना, लेकिन जो भी कारण रहा हो सर, डिप्रेशन तो वाइड कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस इन द वर्ल्ड। भैया प्रोडक्शन कम कर दिया तुमने, एम्प्लॉयमेंट कम कर दिया, इनकम और एक्सपेंडिचर तो बुरी तरह फॉल कर गए सर। इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बिगन रिकवरिंग इन 1993। सर ऐसा तो है नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म नहीं होगा 1929 वाला, 1933 तक कैसे ही चलता रहा। 33 में थोड़े होश आए बेटा, इसने अपना थ्रू बनाया, लोएस्ट बनाया, और लोएस्ट बनाने के बाद बढ़ना शुरू कर देता है, उसके बाद बढ़ना शुरू कर देता है, इंक्रीज करता है मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई बढ़ गया सर, इंटरनेशनल इनफ्लो हो गया बेटा गोल्ड का, इंक्रीज करने लगी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ये आई यहाँ की जगह यहाँ ले लेना बेटा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने लगी। यार वर्ल्ड वॉर 2 याद है 1945 से लेकर के, है ना, 1939 से लेकर के 45, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा रही, गवर्नमेंट के खर्चे क्या हो गए बेटा, बढ़ गए, ठीक है जी। इसकी वजह से धीरे धीरे जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन था ना वो खत्म हुआ, और बेटा हम एक्सपेंशन या अपटर्न फेज में वापस लौट आए, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल, है ना, आईटी बबल या डॉट कॉम बबल के नाम से भी जानते हैं। देखो होता क्या है, ये वर्ष है 1997 से लेकर के 2000 का, सॉरी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉट कॉम बबल जो है वो रफली कवर्ड करता है इसी पीरियड को। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो नई नई बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज थी बच्चों। आज आप देख रहे हो ना, जब हम कहते हैं भैया शार्क टैंक इंडिया आ गया इंडिया के अंदर, और ना हम छोटे मोटे बिजनेस को भी कहते हैं स्टार्टअप हो गया, स्टार्टअप हो गया, देखना एक दिन स्टार्टअप बबल ना फूटेगा, तगड़ा फूटेगा, इकोनॉमी में दिक्कत आएगी, भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, देखना बेटा। इसी तरीके से इंटरनेट बेस्ड कंपनी उस समय पे डॉट कॉम कंपनीज जो है बहुत सारी स्टार्ट हुई थी। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा था इनको तो 1998 1999 में स्टार्टअप कल्चर डेवलप होने लगा बच्चों। बात है यूएस की, बात कहाँ है बच्चों, यूएस की। ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, सीइंग द वास्ट स्कोप इन द एरिया, लोगों को लगा भैया वेंचर कैपिटलिस्ट जो बड़े मोटे मोटे पैसे वाले लोग होते हैं उनको लगा यही तो एरिया जब पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना होगा। वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाना शुरू कर दिया इन कंपनीज के अंदर, ड्यू टू ओवर ऑप्टिमिज्म। क्यों, उनको लग रहा है भैया पैसा बनेगा, यहाँ इस सेक्टर में पैसा बनेगा, ठीक है। और वो बिल्कुल भी कॉशियस नहीं थे इसके लिए, ठीक है। देयर वाज अ ग्रेट राइज इन द स्टॉक प्राइस, धीरे धीरे इनका प्राइस स्टॉक का बढ़ा भी। कंपनीज कुड कॉज देयर स्टॉक प्राइसेस टू इंक्रीज, सिंपली ऐड कर दिया उन्होंने अपने देखो नाम के पीछे ना वो एक वर्ड लगाते थे ई, इंटरनेट, है ना, ई डिनोट्स व्हाट, इंटरनेट, ये प्रीफिक्स लगा देते थे या डॉट कॉम लगा देते थे एंड में, भैया तुम देखो उस कंपनी के प्राइस अपने आप ही बढ़ने शुरू हो जाते थे, ठीक है। द कंपनीज ऑफर्ड देयर सर्विसेज और एंड प्रोडक्ट्स फॉर द फ्री with the expectation that they could build enough brand awareness। वो ना अपने फ्री में सर्विसेज देने लगे और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि पहले ब्रांड अवेयरनेस तो बढ़ जाए, तो उसके बाद वो प्रॉफिट चार्ज करेंगे, उसके बाद वो प्रॉफिट क्या करेंगे बेटा, चार्ज करेंगे, करेक्ट। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि बबल डेवलप हो गया, एक बबल डेवलप हो गया। ग्रोथ ओवर प्रॉफिट्स मेंटालिटी हो गई कि हम ना बस अपने शेयर का प्राइस बढ़े, प्रॉफिट की चिंता नहीं। आज स्विगी, जोमैटो, नायका, पेटीएम, फोन पे क्या कर रहे हैं, सेम काम तो कर रहे हैं, यही तो चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना, मामा अर्थ, यही तो चल रहा है सब। मेंटली लेड टू some companies to engage in the lavish international spending, और भैया कुछ कंपनीज तो lavish international spending करने लग गई। These companies could not sustain long, और ये कंपनी लंबे समय तक चल नहीं पाई। 1999 से 2001 के बीच में कोलैप्स करने लगी। Many .com companies ran out of the capital, इनके पास पैसा नहीं है बॉस, लिक्विडेट हो गए बेचारे, इन्होंने लिक्विडेशन फाइल कर दी। नियरली हाफ ऑफ द डॉट कॉम कंपनीज वर आइदर शट डाउन और वर टेकन ओवर बाय द अदर कंपनीज, दूसरी कंपनी ने या तो इसको टेक ओवर कर लिया या तो शट डाउन हो गए। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ बच्चों, इकोनॉमी का सत्यानाश, डाउनस्टर्न में आ गई, डाउनस्टर्न में आ गई। बोलो जी कोई दिक्कत नहीं सर। रीसेंट एग्जांपल है बेटा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-9 का। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द रीसेंट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑज इट्स ओरिजिन फ्रॉम अगेन यूएस, कहां से बच्चों, यूएस से।
यहां पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट होता है बेटा 2000 के अंदर। द यूएस इकोनॉमी वेंट इनटू द रिसेशन, हमें पता है सर, पिछली बार बता दिया आपने। इन ऑर्डर टू द टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ द रिसेशन, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक आती है बच्चा, वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो रिड्यूस करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। इसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोग उधार लेना शुरू कर देते हैं, मनी की सप्लाई जो है बैंक बढ़ा देता है लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से। क्रेडिट उधार चीपर हो जाता है, हाउस होल्ड इवन इवन विद द लोअर क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, उन्होंने भी उधार लेना शुरू कर दिया, उन्होंने भी क्या कर दिया बेटा, उधार लेना शुरू कर दिया। इंक्रीज कर दिया डिमांड ऑफ द हाउस लेट टू इंक्रीज द प्राइस फॉर देम, ठीक है, और डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, किसके बेटा, हाउस लेट वगैरह की, ठीक है। हाउस होल्ड एंड बैंक्स बिलीव दैट द प्राइस वुड कंटिन्यू टू राइज, और दोनों को लग रहा है कि हाउसलेट के प्राइस तो बढ़ते ही रहेंगे। एक्सेस लिक्विडिटी विद द बैंक्स and availability of new financial instruments led bank to lend without checking the credit worthiness, ठीक है ना। अब ये क्रेडिट वर्दीनेस को तो चेक कर नहीं रहे कि कौन लायक है और कौन लायक नहीं है ना, किसकी औकात है उधार लेके वापस देने की और किसकी औकात नहीं है। लोन्स वर गिवन इवन टू द सब प्राइम हाउस होल्ड्स, ऐसे ऐसे लोगों को भी लोन दे दिया गया था जो मेरा हाउस होल्ड नहीं है, मतलब मेरा घर बार नहीं है, मैंने किसी और को लेट आउट कर रखा है, उसको भी उधार दे दिया जाता था। हाउसेज वर बिल्ट, हाउसेज बने तो सही, इन एक्सेस ड्यूरिंग द रूम पीरियड एंड ड्यू टू देयर ओवर सप्लाई इन द मार्केट। अब देखो, बने भी, ओवर सप्लाई हुआ मार्केट के अंदर, लेकिन बच्चों हाउस प्राइस बिगन टू डिक्लाइन, हाउस का प्राइस, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है ना, तो हाउस का प्राइस क्या होगा, कम। बबल गॉट बस्ट second half of 2007 में, and with the fall in the prices the houses which were led as the mortgage and subprime households started defaulting, है ना, जो mortgage पे पहले ही थी या सब प्राइम हाउस होल्ड जो थी वो डिफॉल्ट करने लगे पेमेंट में, और बच्चों इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तो बैंक तो आपसे आपका ले लेगी ना रिसोर्स। द कॉजेस ह्यूज लॉस इन द बैंक्स एंड, जो लॉसेस थे ना इन द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैड अ चेन इफेक्ट, इसका चेन इफेक्ट पड़ा, एंड द सून द इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी जो था एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी एट द लार्ज फेल्ट इट्स इम्पैक्ट, है ना, हमें बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट फील कर, मतलब फील हुआ बच्चों, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल, बात करते हैं बेटा कि अब सर इकोनॉमी में कौन सी साइकिल आने वाली है। इकोनॉमी में सर बूम आने वाला है क्या, क्या इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, डिप्रेशन आने वाला है, सर इकोनॉमी के अंदर कौन सी सिचुएशन अराइज होने वाली है। आप सोचो कि अगर ये हमें पहले से पता हो जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो बच्चों, जिंदगी शायद बहुत आसान हो। क्या ये पता किया जा सकता है। इट इज टू बी एम्फसाइज्ड दैट कि कोई भी इकोनॉमी, नो इकोनॉमी फॉलोज अ परफेक्टली टाइम्ड साइकिल। पहली बात तो हमें पता है सर, जो साइकिल होता है ना उसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, ना आने का ना जाने का, ना आने का ना जाने का। दैट द बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस साइकिल है, आर एनीथिंग बट रेगुलर। बिजनेस साइकिल के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि रेगुलर जरूर है सर, रेगुलर जरूर है, थ्रू से स्टार्ट होएगा, फिर आपका एक्सपेंशन आएगा, फिर आपके पास पीक आएगा एंड देन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये रेगुलर जरूर है। दे दे वेरी इन इंटेंसिटी सर, इंटेंसिटी में और लेंथ में। हाँ, इंटेंसिटी मतलब कब कितने टाइम पे आएगा, है ना, और लेंथ कितने समय के लिए रहेगा, इसमें ये वेरी करता है। इसमें क्या करता है बेटा, ये वेरी करता है। अब कितना बढ़िया होना कि अगर हमें ये पता लग जाए कि इसकी इंटेंसिटी क्या होने वाली है या लेंथ क्या होने वाला है। देयर इज नो सेट ऑफ पैटर्न विच दे फॉलो, कोई भी सेट पैटर्न नहीं है जो कि ये फॉलो करते हो। सम साइकिल में हैव लॉन्गर पीरियड ऑफ बूम, अदर में हैव लॉन्गर पीरियड ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे हैं आप सर। तो कोई तरीका है क्या पता करने का, बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, बहुत डिफिकल्ट है, बड़े मायूस है बच्चे कि हमें मतलब पता ही नहीं लगेगा कि बिजनेस साइकिल कौन सा आने वाला है। नहीं बच्चों, पता लग सकता है। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट आपको बताएगा कि हाँ जी पॉसिबल है, कुछ ऐसे हमारे पास तरीके हैं, कुछ ऐसे हमारे पास इंडिकेटर्स है जिससे ये हम पता लगा सकते हैं बहुत हद तक कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, बूम आने वाला है क्या, रिसेशन आने वाला है क्या, पता लगाया जा सकता है कुछ हद तक। इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं changes in the variety of activities to measure the business cycle and predict करते हैं where the economy is headed toward. These are called indicators. किसके थ्रू बेटा, इंडिकेटर्स के थ्रू। बोलो कितने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं सर, तीन। सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर, दूसरा लैगिंग इंडिकेटर, तीसरा कोइंसिडेंट इंडिकेटर या कॉन्करेंट इंडिकेटर। बोलो कितने इंडिकेटर है, लैगिंग, लीडिंग, कोइंसिडेंस। बोलो लैगिंग, लीडिंग एंड
कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर। करेक्ट है? हाँ सर। हमें ना यार लीडिंग और लैगिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया है, आगे देखेंगे उसको हम लोग। तो आप लीडिंग इंडिकेटर को एक बार ऊपर ऊपर से देखिए। चेंज इन स्टॉक होता है, अगर प्राइस में चेंज होता है, न्यू ऑर्डर्स आते हैं कैपिटल या कंज्यूमर गुड्स वगैरह के, तो हम कहते हैं ये लीडिंग इंडिकेटर्स हैं बच्चों। लैगिंग क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट या फिर लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसको हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। फिर कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट में जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह देखे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, लीडिंग इंडिकेटर इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। हाँ जी, ये इकोनॉमिक फैक्टर को मेजर करता है दैट चेंजेस बिफोर, देखो बेटा, चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। समझ रहे हो? अभी ना पैटर्न शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हैं जो हमें वो पर्टिकुलर पैटर्न या ट्रेंड के बारे में कि ये चेंज होने वाला है पहले ही बताते हैं। इन अदर वर्ड्स, दोज वेरिएबल्स दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस। अभी रियल आउटपुट में चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये वेरिएबल्स आपको बहुत पहले बता देंगे कि ऐसा होने वाला है, उसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। जब आपको पहले ही पता लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग इंडिकेटर। ऑफन चेंज प्रायर टू द लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, चेंज इन द स्टॉक प्राइस अगर चेंज हो जाए बच्चों, प्रॉफिट मार्जिन्स में चेंज होने लग जाए, या फिर इंडाइसेस सच एज हाउसिंग या फिर इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस, ये सब में कोई भी अपस्टर्न या डाउनस्टर्न हो, तो आप समझिए लीडिंग इंडिकेटर आपको कह रहा है कि भैया बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अपस्टर्न्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, पीक आने वाला है, सॉरी एक्सपेंशन है, पीक आने वाला है। एंड डाउनस्टर्न्स की बात करते हैं तो भैया कॉन्ट्रैक्शन है, हो सकता है थ्रू देखने को मिल जाए। सिमिलरली, वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर, कंज्यूमर गुड्स के कितने ऑर्डर आ रहे हैं बच्चों? न्यू ऑर्डर क्या है बेटा? प्लांट और इक्विपमेंट के नए ऑर्डर क्या है? बिल्डिंग परमिट्स फॉर द प्राइवेट हाउसेस। हाँ जी बिल्कुल। फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, कितने ऐसी कंपनीज है जो स्लोअर डिलीवरी को रिपोर्ट कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कैसा दिखाई दे रहा है। लीडिंग इंडिकेटर जो होता है थ्रू वाइडली यूज टू प्रोटेक्ट द चेंज इन द इकोनॉमी, ये बताता है कि भैया इकोनॉमी में चेंज आ रहा है। नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये एक्यूरेट नहीं होता। इवन द एक्सपर्ट डिसएग्री करते हैं काफी बार ऑन टाइम ऑफ दीज सो कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर। एक्सपर्ट भी ना कहते हैं भैया हम डिसएग्री कर रहे हैं, लीडिंग इंडिकेटर जो बता रहा है हम उसके समर्थन में नहीं है। इट मे बी वीक्स और मंथ्स आफ्टर द स्टॉक मार्केट, बेटा हो सकता है महीनों बाद या फिर हफ्तों बाद स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिले, बिफोर द इकोनॉमी बिगिन टू शो द साइन ऑफ receding the north, nevertheless it may never happen। ठीक है। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? इकोनॉमी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग। एंड चेंजेस इन द इंडिकेटर्स आर ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न हैज ऑलरेडी अकर्ड। देखो, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अगर, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, देखो पहले में क्या हो रहा था, हम पहले कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे बेटा? पहले ही, है ना, बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो द पर्टिकुलर पैटर्न। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बेटा? पैटर्न फॉलो हो गया, पैटर्न फॉलो हो गया, ट्रेंड फॉलो हो गया। अब हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, ये हमें डाउनस्टर्न दिखाएगा, ये हमें अपस्टर्न दिखाएगा, हम ये एनालाइज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल दैट चेंजेस आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर्स। ये क्या बेटा? लैगिंग है। लैगिंग मतलब क्या? कहीं ना कहीं हो गया पहले, दिखा बाद में रहा है, लैगिंग इंडिकेटर्स है। इफ लीडिंग इंडिकेटर साइंस द ऑनसेट ऑफ द बिजनेस साइकिल, लैगिंग इंडिकेटर क्या करता है? कंफर्म करता है दीस ट्रेंड। आप देखो, आप पहले ना क्या करो, आपको पहले यूज करना चाहिए लीडिंग इंडिकेटर। दिख रहा है आपको किसी तरह के साइकिल को दिखा रहा है आपको, अगर वो किसी तरह के साइकिल को दिखा रहा है तो आप लैगिंग इंडिकेटर के द्वारा इसको कंफर्म कर सकते हो। लैगिंग इंडिकेटर्स कंसिस्ट ऑफ द मेजर दैट चेंज आफ्टर एंड इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन। हाँ जी, जो लैगिंग इंडिकेटर है वही आपको क्या करता है? वो दिखाता है बाद में, फ्लक्चुएशन होने के बाद में वो बताता है जी ये वो वाला फ्लक्चुएशन है। कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट देख लो, लेबर का कॉस्ट पर यूनिट देख लेना, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट देख लेना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लेना, कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी
देख लेना मेरे बच्चों। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। बताओ जी कौन सा इंडिकेटर है, याद रखिएगा बच्चों। लीडिंग इंडिकेटर में क्या आ रहा है यहाँ पे, लीडिंग इंडिकेटर में हम लोग कह रहे हैं चेंज इन द स्टॉक प्राइस, प्रॉफिट का मार्जिन, हाउसिंग देख लेना, इंटरेस्ट का रेट, प्राइजेस देख लेना। और यहां पर जब हम लैगिंग इंडिकेटर्स, तो ऑन अनएम्प्लॉयमेंट देख लेना, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट देख लेना, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इंटरेस्ट का रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी देखना है। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े, देखिए बेटा, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, जल्दी जल्दी बात करते हैं जरा। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, बिजनेस साइकिल के फीचर्स पढ़े हुए क्या, ऑलरेडी पढ़े हुए, ऑलरेडी पढ़े हुए दोस्त। देखो, बिजनेस साइकिल अकर्स पीरियोडिकली, हाँ पता है सर, ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी, पता है या नहीं पता, पता है सर। द ड्यूरेशन ऑफ दीज साइकिल्स वेरी, ओके सर। द इंटेंसिटी जो होती है ऑफ फ्लक्चुएशन, ये भी वेरी कर रहा है, अच्छा सर, पीरियोडिकली आता है ये ड्यूरेशन में वेरी करता है, इंटेंसिटी भी इसकी वेरी करती है। बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेसेस, क्या क्या फेस भैया पता है, एक्सपांशन है, पीक है, कंट्रैक्शन है, थ्रू है। दीज फेसेस स्लो सॉरी सेल्डम डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी, है ना, कभी कभी ऐसा इसमें स्मूथनेस रहता है, कभी इसमें रेगुलरिटी रहती है, शायद ही कभी रहती है ऐसी। द लेंथ ऑफ ईच फेज इज नॉट डिफाइंड, लेंथ जो है वो डिफाइंड नहीं है बच्चों। करेक्ट सर। बिजनेस साइकिल सी वाले में देखो, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट करता है इन द फ्री मार्केट, देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी जहां पे डिमांड और सप्लाई काम करता है, वहीं पर ये चीजें काम करती हैं। अदरवाइज सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी चीजें कंट्रोल्ड कौन कर रहा है बेटा, गवर्नमेंट, वहां पर ये चीजें काम नहीं करती। ये बेटा परवेसिव इन नेचर होती है, और डिस्टर्बेंस जो है in one and more sector get easily terminated to other sector, है ना, जो डिस्टर्बेंस होता है एक सेक्टर में दूसरे सेक्टर के द्वारा लाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूं, अगर मान लीजिए कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको दिक्कत है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिक्कत है, तो सीमेंट इंडस्ट्री को दिक्कत होगी या नहीं होगी बेटा, वो ब्रिक्स इंडस्ट्री को दिक्कत देगा, होगा या नहीं होगा बच्चों, ये फर्नीचर इंडस्ट्री को दिक्कत देगा, बिल्कुल देगा सर, लोग घर नहीं बनाएंगे तो फर्नीचर क्यों खरीदेंगे सर, है ना। वो बेटा कहीं ना कहीं आप कह लो क्लोथ इंडस्ट्री को भी कुछ हद तक दिक्कत देगी, भैया पर्दे वर्दों की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऑल्दो ऑल्दो ऑल द सेक्टर आर एडवर्सली अफेक्टेड, सारे के सारे सेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, बिजनेस साइकिल द्वारा एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। सम सेक्टर सच एज कैपिटल गुड्स का इंडस्ट्री और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के इंडस्ट्री, वो क्या होते हैं बेटा, डिसएप्रोप्रिएटली अफेक्ट होते। एक तो कि भैया ऊपर सारे अफेक्ट होते हैं, अब हम कह रहे हैं ये डिसएप्रोप्रिएटली अफेक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा एडवर्स इफेक्ट इन पे देखने को मिलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिजनेस साइकिल आर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, हाँ पता है सर, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जटिल दिख रहा है, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस, दे आर कॉज्ड बाय द वेरिंग फैक्टर्स, है ना, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ये कॉज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, देखिए repercussion of the business cycle gets simultaneously felt on nearly all the economic variables, देखो कह रहे हैं कि सभी वेरिएबल्स को ना ये अफेक्ट करेगा, है ना, रिपरक्यूजन मतलब अफेक्ट करेगा, आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को, इन्वेस्टमेंट को, कंजम्पशन को, इंटरेस्ट को, ट्रेड को, प्राइस लेवल को, सभी को ये इंपैक्ट करने वाला है। बिजनेस साइकिल बेटा कैसा है, कॉन्टेजियस और एंड आर बोलो इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही आपको ये बिजनेस साइकिल देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बूम में जा रहे हैं तो ये कोशिश, दिक्कत प्रॉब्लम क्या, देखो अगर हम बूम में जा रहे हैं ना, तो मतलब हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, तो हम विदेशों से भी डिमांड बढ़ाते हैं, वहां पर भी ना जनरली जो है सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। दे बिगन इन वन कंट्री इन मोस्टली स्प्रेड टू द अदर कंट्रीज, बताया था आपको 1930 में यूएसए में स्टार्ट हुआ था और पूरे देश में ये फैल गया था, पूरे देश में ये फैल गया था बच्चों। बिजनेस साइकिल हैव द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, ये वेल बीइंग पे भी इंपैक्ट करता है, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट, जनरली कोई डाउट अभी तक तो मुझे दिख नहीं रहा आपका, कोई डाउट हो तो बेटा बिल्कुल आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई टॉपिक नंबर 5 की तरफ चलते हैं, दैट इज काउजेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। सर बिजनेस साइकिल के क्या क्या काउजेज है, आइए। बिजनेस साइकिल में अगर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज, सर एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से, इंटरनल कॉजेज की वजह से, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बोलो कितने कॉजेज है सर, एक्सटर्नल
इंटरनल, और एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल, लेकिन मेनली क्या है बेटा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। 2001 में आपने देखा जो ये डॉट कॉम क्राइसिस था ना, वही आगे जाकर के 2007-9 में, 2007 से लेकर के 9 के बीच में भी जो क्राइसिस रहा, हाउसिंग मार्केट का क्राइसिस, उसका कारण बना था बच्चों। इंटरनल कॉजेज में आप देखोगे फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में फ्लक्चुएशन, पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मनी सप्लाई की बात करेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करेंगे, एक्सटर्नल जो कंट्रोलेबल नहीं होते उसमें वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ की चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इंटरनल कॉजेस की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बेटा इंटरनल कॉजेस की। आ जाओ जरा ध्यान से, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, क्या बोलते हैं बोलो, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड अकॉर्डिंग टू केन्स। कौन है बेटा, केन्स कह रहे अगर देखो आप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। हाँ जी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो चेंज होती है, क्यों, क्योंकि ना एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो फ्लक्चुएट होता है, वो तो बढ़ता है या तो घटता है, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड तो समझ में आता है ना, हाँ सर समझ में आता है, पढ़ा है हमने। इफेक्टिव डिमांड का मतलब है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू ऑफ कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एट द डिफरेंट प्राइसेस। जब भी फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस का मेन एम होता है। तो प्रॉफिट ज्यादा कब कमाओगे, जब ज्यादा डिमांड होगा भैया गुड्स एंड सर्विसेज का, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा इनकम बढ़ेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल। तो फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड जो है वो आपके, अगर पॉजिटिव है, डिमांड बढ़ रहा है, तो आपको बूम देखने को मिलेगा बच्चों, आपको ये बूम दिखा देगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव है तो यहां पर आपको रिसेशन देखने को मिलेगा। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। आगे देखो यहाँ पे, however if aggregate demand outstrips aggregate supply it causes inflation। याद रखिएगा, बहुत हद तक अगर आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता गया ना तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आ जाएगा, करेक्ट ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है भैया, डिमांड बढ़े जा रही है, लोगों के पास पैसा बहुत है, कंपैरेटिवली सप्लाई कम है, अगर सप्लाई कम है अगर, तो क्या होगा बच्चों, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा बोलो, इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा। एज अगेंस्ट दिस इफ द एग्रीगेट डिमांड इज लो देयर विल बी लेसर आउटपुट। सर एडी ही कम है तो सप्लाई भी कम होगी, इनकम भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टर्स जो है वो बेटा अपने स्टॉक को बेचेंगे और अच्छी जगह पे पैसा लगाना पसंद करेंगे जहां पर उनको रिस्क कम हो, जैसे बॉन्ड में, गोल्ड में, यूएस डॉलर में। एज कंपनीज जो है ले ऑफ करना स्टार्ट कर देगी, है ना, कंज्यूमर लूज करेगा अपने जॉब को एंड स्टॉप बाइंग एनीथिंग बट नेसेसिटीज। कुछ और चीजें नहीं खरीदेंगी वो, नेसेसिटी की चीजें ही लोग खरीदेंगे। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। कौन सा सिचुएशन है बेटा, डिप्रेशन। दिस कॉजेज अ डाउनवर्ड स्पाइरल। ये क्या दिखाएगा आपको, डाउनवर्ड स्पाइरल दिखाएगा। द बर्स्ट cycle eventually stops and it's on when the prices are so low, ठीक है, that those investors that still cash start buying again. However this can take a long time, इसमें समय लग सकता है और आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है is the net foreign demand for the goods and services. This is a component of the aggregate demand. Yes, पता है ना AD के अंदर क्या आता है, AD is equals to, बोलो, AD is equals to what, पता है सर हमें, आता है हमें, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो ये यही बात कर रहे हैं कि सर एक्सपोर्ट ऑफ माइनस इंपोर्ट भी क्या कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का इन द इकोनॉमी एंड देयरफॉर वेरिएशन ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैन लीड टू द बिजनेस फ्लक्चुएशंस। इसकी वजह से भी बिजनेस में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं सर। दस इंक्रीज इन द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कॉजेज व्हाट, कंडीशंस ऑफ एक्सपांशन और बूम, है ना। आपका एडी बढ़ रहा है, एक्सपांशन बूम के चांसेस ज्यादा है। एडी कम हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो भैया मेरे बच्चे यहां पर आपके पास रिसेशन या डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। चलो सर बढ़िया। अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट आर प्राइम कॉज। ये कह रहे हैं कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन है वही मेन कॉज है बिजनेस साइकिल का। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट, बोलो ना, मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट। ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। एक बात बताओ ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट कर रहा है क्वाइट ऑफन बिकॉज द चेंज इन द प्रॉफिट,
इन्वेस्टमेंट कब चेंज होता है भैया? जब प्रॉफिट में चेंज दिखता है। मुझे दिख रहा है प्रॉफिट ज्यादा है, इन्वेस्ट करूंगा। मुझे दिख रहा है प्रॉफिट कम है, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। न्यू इन्वेंशंस में कॉज एंटरप्रेन्योर्स टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेंशन नए नए हो रहे हैं तो भैया ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर इन्वेंशन ही नहीं हो रहा तो इन्वेस्टमेंट कोई क्यों ही करेगा? तो प्रोजेक्ट विच आर कॉस्ट एफिशिएंट एंड मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट में राइज, इन्वेस्टमेंट तब बढ़ेगा व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा, है ना भैया। मेरे को अगर सस्ते में लोन मिल जाएगा तो मैं लेकर के, उधार लेकर के भी मैं इन्वेस्ट करूंगा। एंड इंक्रीजेस इन इन्वेस्टमेंट शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड टू राइट, लीडिंग टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन, है ना भैया। अगर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो किसी इकोनॉमी में तो यहाँ देश में क्या होगा बच्चों? एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब सोचो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, अगर सरकार खर्चे ज्यादा करे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा भैया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो भैया बूम आएगा। फ्लक्चुएशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग विद द इंपैक्ट ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिजल्ट इन द बिजनेस फ्लक्चुएशन। हमें पता है सर, गवर्नमेंट के खर्चे भी जो होते हैं ना, गवर्नमेंट जो खर्चे करती है वो भी बिजनेस के फ्लक्चुएशंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर्स हैज डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। ये ना डिस्टेबलाइज कर देती है इकोनॉमी को। मतलब कि अगर वॉर में ज्यादा खर्चे हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस समय पे डिमांड आपकी बढ़ जाती है, या फिर वॉर के बाद वाली, ठीक है जी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी आ जाते हैं बेटा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं। फिजिकल पॉलिसी कौन लेकर के आता है बच्चों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आती है बेटा? आरबीआई। ऑल्सो कॉजेज द बिजनेस साइकिल। ये कह रहे हैं ये भी बिजनेस साइकिल का कारण है बच्चों, याद करो 12वीं क्लास। यहां कह रहे हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज सच एज इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स कट है बेटा, टी है यहाँ पे, टैक्स कट्स वगैरह। अगर गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाए, टैक्स तुमसे कम लेने लग जाए, तो तुम बताओ तुम्हारे पास पैसा बहुत है, गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, पैसा कहां आएगा? हमारे पास। गवर्नमेंट कह रही है पैसा आ गया, अब टैक्स भी कम कर देते हैं तुम्हारा, पैसा हमारा बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। बताओ डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या होगा? बूम आएगा सर, बूम आएगा। सिमिलरली opening of the interest rate often motivate the political motives, leads to the inflationary effect or decline in the unemployment rate. Obviously sir, interest का rate अगर आपका कम हो जाए ड्रास्टिकली तो यहां पर आप ना भैया उधार लेकर के भी इन्वेस्ट करना चाहोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स लोगे आप। रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना। आप देखो धीरे धीरे, अगर मान लो आप देख रहे हो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन का मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इस समय पे कोशिश करेगी कम पैसा इकोनॉमी में आए तो अपनी स्पेंडिंग को कम करेगी मेरे दोस्त, टैक्सेस ज्यादा लगा देगी दोस्त, और इंटरेस्ट का रेट जो है ना वो बढ़ा देगी कि भैया लोगों को अब उधार देना ही नहीं है, महंगी चीजें कम लेंगे लोग, तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दो। तो यहां पर अब हम स्लो डाउन में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे बेटा? भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी तो अब स्लो डाउन में थोड़ा सा आना भी बनता है, ठीक है। और ये नेगेटिव ग्रोथ को शो करेगा। चलो जी, मनी सप्लाई की बात करते हैं बेटा। नाम याद रखिएगा, हाउट्रे। क्या नाम दे रहा हूं मैं? हाउट्रे बता रहा हूं। क्या नाम है बेटा? हाउट्रे। ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। हाउट्रे कहते हैं भैया ट्रेड साइकिल जो है वो पूरी तरह मॉनेटरी फिनोमिना है। अनप्लान्ड चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी। अगर मान लो मे कॉज द बिजनेस फ्लक्चुएशन, अगर ना आपने मनी सप्लाई को प्लान नहीं किया तो बिजनेस का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। And increase in the supply of money cause expansion in the aggregate demand and in the economic activity. Correct. However, excessive increase of the credit and money may set off the inflation. Correct. हाँ सर, जो एक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट में, मनी में, वो इन्फ्लेशन लेकर के आएगा। क्या लेके आएगा? इन्फ्लेशन। कैपिटल इज इजीली अवेलेबल, लोगों को कैपिटल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बिजनेसेस जो है बोरो कर पाएंगी। और याद रखिएगा, द दिस स्टिमुलेट्स मोर डिमांड, इससे डिमांड बढ़ेगा, क्रिएटिंग अ वर्चुअस circle of prosperity. On the other hand, decrease in the supply of money may reverse the process and initiate the recession in the economy. इसके अलग अगर इकोनॉमी में पैसा कम आ रहा है, उधार कम मिल रहा है, तो बच्चों ये ना आपको क्या दिखाएगा बेटा? ये दिखाएगा आपको रिसेशन। क्या दिखाएगा? ये रिसेशन। सब कुछ पता है ना आपको। साइकोलॉजिकल फैक्टर कुछ नहीं है इसमें, नाम याद रखिएगा, पिग्यू। क्या नाम याद रखना है बेटा? पिग्यू। क्या कहते हैं? मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी बेस करता है एंटिसिपेशन के ऊपर, है ना। लोग सोच क्या रहे होते हैं?
आर अफेक्टेड बाय द वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। तो दो बातें, या तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो या तो आप पेसिमिस्टिक हो। आप या तो अच्छा सोचते हो फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, या आप पेसिमिस्टिक हो, आपको लगता है फ्यूचर में बुरा होने वाला है। बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर द आउटकम ऑफ द बिजनेस साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ माइंड ऑफ द बिजनेस। इफ एंटरप्रेन्योर को लग रहा है भैया फ्यूचर में ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, फ्यूचर में बढ़िया होने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, और इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सब कुछ वही बूम वाला फेज आ जाएगा। द एक्सपेंशनरी फेज में आप आ जाओगे। ठीक है, द ऑपोजिट, इसके एंटरप्रेन्योर को लग रहा है पेसिमिस्टिक है, भैया फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है, इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, कम। और फिर अगेन मैं कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम, है ना, डिमांड कम, सप्लाई कम, सब कम 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 कम। ठीक है, कंजम्पशन ऑल्सो टेक अ डाउनस्टर्न। हाँ जी, कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर बेटा स्कम्पचर्स की बात कहें, अगर स्कम्पचर क्या कहते हैं, तो ट्रेड साइकिल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द इनोवेशन। वो इनोवेशन पे फोकस करते हैं, विद टेक द प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। याद रखना बेटा, सम याद रखना भैया, जो स्टम जो है, स्कम्पचर्स जो है वो इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं। स्कल्पचर्स किस पे फोकस कर रहे हैं बेटा, इनोवेशन पे। ठीक है, यहां पर एक और नाम मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो ये निकोलस कॉल्डर है, निकोलस कॉल्डर, ये कह रहे बिजनेस साइकिल रिजल्ट करता है फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट प्राइजेस सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर डेट, एंड प्रेजेंट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस में बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट। आज प्राइस कितना है ना, ये भी आउटपुट, इससे भी आउटपुट पे फर्क पड़ता है, इससे भी एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो स्कम्पचर्स की भाषा देख लिया आपने, है निकोलस कॉल्डर की भाषा आपने देख ली। निकोलस कॉल्डर क्या कहते हैं, ये भी निकोलस कॉल्डर क्या कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। एक्सटर्नल कॉजेस की बात करें तो वॉर आ जाता है यहाँ पे। ड्यूरिंग द वॉर टाइम अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स लाइक वेपन्स, आर्म्स, ये सब की बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इनके प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज कर देंगे। इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। फॉल इन द प्रोडक्शन कॉजेस इनकम कम होएगा, प्रॉफिट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा बेटा, याद रहेगा। इट क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, डाउनस्टर्न में आ जाएगी आपकी इकोनॉमी। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा बच्चों, यहां पर ना हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हाउस, रोड, ब्रिजेस। ठीक है, तो इससे ना आपकी इकोनॉमी जो है बढ़ना शुरू हो जाती है बच्चों। ऑल दीज एक्टिविटी पुश करती है क्या, इफेक्टिव डिमांड को, आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को, इनकम आपके ऊपर जाते रहेंगे, अपस्टर्न में आ जाओगे बच्चों। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स की बात करते हैं तो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, आपको बताइए डेली ही नई नई टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है बच्चों। इसकी वजह से प्रोडक्ट्स जनरली रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए। एक्सपांशन होगा बच्चों, एक्सपांशन होगा, अगर आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट आपका बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू एडवेंट ऑफ द मोबाइल फोन्स, द टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो अंडरवेंट अ बूम, ये बूम में आ चुकी है। देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्रॉफिट, है ना, यस सर, बिल्कुल सही बात है। नेचुरल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर वेदर की बात कर रहे हैं, साइकिल कॉज करता है फ्लक्चुएशन इन द एग्रीकल्चर आउटपुट व्हिच इन टर्न्स कॉज, बोलो, instability in the economies, especially those economies which are mainly agrarian। अगर एग्रेरियन इकोनॉमी को देखते हो, वेदर में चेंज हुआ तो एग्रेरियन इकोनॉमी में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, करेक्ट ना, हाँ जी बिल्कुल सर। इन द ईयर व्हेन देयर आर ड्राउट, अगर ज्यादा है, सूखा ज्यादा पड़ा हुआ है, एक्सेसिव फ्लड है आपके पास, या फिर कह लो कि आप एग्रीकल्चर बहुत सारे कारणों से उसका आउटपुट जो है इफेक्ट हो रहा है, विद द रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर आउटपुट, और एग्रीकल्चर आउटपुट कम आ रहा है बच्चों, तो याद रखिएगा इनकम्स ऑफ फार्मर्स फॉल, वो कम हो जाएंगे, एंड देयरफॉर रिड्यूस देयर डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। और क्योंकि इनकी इनकम कम हो गई है तो ये इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी कम करेंगे। इसकी वजह से रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स also purchase of price and thus reduce the income availability for buying the industrial goods। इंडस्ट्रियल गुड्स की भी, और इसलिए ये रिसेशन की तरफ जाएंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाइयर है देन द इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर बढ़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ज्यादा, तो याद रखिएगा लेसर सेविंग्स, आपके पास सेविंग्स नहीं बचेंगे इकोनॉमी के अंदर। फ्यूअर सेविंग्स विल रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, है ना, और इसीलिए आपके पास सेविंग्स नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एज अ रिजल्ट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। विद द लेसर एम्प्लॉयमेंट इनकम इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, डिमांड भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
Economies of nearly all nations are interconnected through the trade and therefore depending on the amount of the bilateral trade. दो देशों के बीच में bilaterally जो trade होता है उस पर dependent होते हैं देश, बिल्कुल होते हैं सर. Business fluctuation that occurs in one part of the world get easily ट्रांसमिटेड टू द अदर पार्ट. यस सर, एक पार्ट में अगर कोई बिजनेस फ्लक्चुएशन हो रहा है बहुत आसानी से वो दूसरे पार्ट में जाते हुए दिखाई दे देंगे. ठीक है. चेंज इन द लॉ भी, ये भी एक कारण होता है, जैसे टैक्स में चेंज हो गया, रेगुलेशंस में चेंज हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हो गया, कैपिटल के अंदर भी ट्रांसफर में चेंज हो गया, या अदर कंट्रीज के प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी आपको डिसरप्शंस देखने को मिलेगी. टेस्ट या प्रेफरेंस में भी चेंज हो गया, ये भी एक कारण हो सकता है. ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है. आइए जरा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. रिलेवेंस ऑफ द बिजनेस साइकिल इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग. क्या है बेटा रिलेवेंस, एक बार जल्दी से. हाँ जी, बिजनेस साइकिल अफेक्ट करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी. समझ में आ रहा है क्या? सारे एस्पेक्ट को पढ़ाया था मैंने अभी आपको. अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि भैया बिजनेस चला रहे हो ना तुम, सारे तरह के बिजनेस को इंपैक्ट करता है ना ये बिजनेस साइकिल. ठीक है, तो आपको पहले से ही अगर मान लो थोड़ा बहुत भी पता हो तो आप इजीली मेजर्स ले सकते हो बच्चों. ठीक है, फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड इन टर्न देयर प्रॉफिट्स. इसी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट भी क्या होता है बेटा, इंपैक्ट करता है. नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस साइकिल एंड देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेसमैन टू फ्रेम एप्रोप्रिएट पॉलिसी, ताकि एक अच्छी पॉलिसी बना करके वो काम कर सके. पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी में वो ओपन अप करता है न्यू एंड सुपीरियर अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट, है ना. प्रॉस्पेरिटी का पीरियड है, बूम का पीरियड है भैया, इन्वेस्टमेंट करो ना, एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा, प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे. इन कॉन्ट्रास्ट आप देखो, अगर मान लो रिसेशन का टाइम है तो आप ना, आप चुपचाप बैठ जाओ. बिजनेस जो है वो प्रॉफिट की तरफ ज्यादा आ जाती है, उसके पास जो जो रखा हुआ स्टॉक है ना उसको बेचने की तरफ काम करती है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म हैज कंसीडर नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट व्हाइल मेकिंग द बिजनेस डिसीजन, स्पेसिफिकली दोज रिलेटेड टू द फॉरवर्ड प्लानिंग. ठीक है जी, बिल्कुल सर. बिजनेस साइकिल हैव ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस डिसीजन. बिजनेस साइकिल क्या करती है बेटा, बिजनेस डिसीजन को इंपैक्ट करती है. द स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज क्रूशियल व्हाइल मेकिंग द मैनेजरियल डिसीजन, है ना. मैनेजर अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको देखना होगा ना कौन से स्टेज, भैया इकोनॉमी की हालत कैसी है, इकोनॉमी की हालत कैसी है. बिजनेसेस हैव to advantageous respond to the production level relatively to demand. different phases जो है बिजनेस साइकिल के बच्चों रिक्वायर करते हैं फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इनपुट यूज, स्पेसिफिकली लेबर इनपुट. firm should exercise the capacity to expand and rationalize production. कोई दिक्कत नहीं सर. ओके सर. बिजनेस मैनेजर्स नीड टू वर्क इफेक्टिवली. इसमें इफेक्टिवली काम करे, साउंड स्ट्रैटेजी बना करके अगर काम करे तो ऑब्वियसली आप मैनेज कर सकते हो किसी भी चीज को, बूम को, डाउनटर्न को, रिसेशन को, रिकवरी को आप मैनेज कर सकते हो. इकोनॉमी वाइड है, हाँ जी, इकोनॉमी वाइड ट्रेंड है, can have significant impact on the all types of business. However, it should kept in mind that business cycle जो है do not affect all the sectors. सारे सेक्टर को यूनिफॉर्मली एक तरीके से इफेक्ट नहीं करती. कुछ बिजनेसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वॉल्नरेबल होते हैं, बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो जाते हैं. हाँ जी, कुछ बिजनेसेस, और कुछ बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. जैसे अगर मैं बात करूं, देखो fashion retailers, electric goods, house builders, restaurant advertisers, advertising, overseas tour operators, constructions and other infrastructure firm. During a boom, such businesses see strong demand. इसमें strong demand रहता है मेरे दोस्त, है ना. और बेटा शार्प ड्रॉप भी आता है जब 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 स्लम्प्स का टाइम आता है, जब डाउनफॉल का समय आता है. It may also happen that some businesses actually benefit फ्रॉम द इकोनॉमिक डाउनस्टर्न. को ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है कि डाउनस्टर्न चल रहा है और उस बिजनेस को क्या मिल रहा है, उसका फायदा मिल रहा है. दिस हैपन व्हेन देयर प्रोडक्ट्स आर, बोलो ना, परसीव्ड बाय द कस्टमर्स एज रिप्रेजेंटिंग गुड वैल्यू ऑफ फॉर द मनी, है ना. अगर आप हमारे प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको लगेगा भैया आपको आपको आपके पैसों की अच्छी वैल्यू मिल रही है, या चीपर ऑल्टरनेट है हम लोग, तो भैया हमारी डिमांड उस समय पे क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है. ठीक है, राइट. इकोनॉमिक डाउनस्टर्न के इफेक्ट से ओवरकम हो सकते हैं आप. रिसेशन इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ सस्टेनिंग द बिजनेस. बिजनेस को चलाना रिसेशन में आसान नहीं होता. द फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू बिजनेसेस के लिए भी, है ना. द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट. स्टेज ऑफ बिजनेस जो है वो भी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. अगर आप नया प्रोडक्ट लाना चाहते हो भैया,
रिसेशन में मत ले आना, रिसेशन में मत लेना। सर्वाइविंग और स्लगिंग बिजनेस जो होते हैं रिक्वायर्स बिजनेसेस टू प्लान एंड सेट द पॉलिसी। ऑब्वियसली ये लोग भैया प्रोडक्ट कैसे बेचना है, किसको बेचना है, प्राइजेस क्या होंगे, प्रमोशन क्या होंगे, उससे रिलेटेड अपने पास प्लान रखते हैं बच्चों। इन जनरल इकोनॉमिक फोरकास्ट आर नॉट परफेक्टली रिलायबल, नाइदर ऑफ कोर्स दीज आर, जो भी है ये इंस्टीट्यूशंस या एंटरप्रेन्योर्स को पूरी तरीके से इंपैक्ट करती है। अंडरस्टैंड व्हाट फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल ऑफ एन इकोनॉमी इज इन एंड व्हाट इम्प्लीकेशंस, किस तरह के फेजेस से इकोनॉमी जूझ रही है, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत घुमा फिरा करके एक ही बात बता रखी है दोस्तों। हाउएवर टेकन टुगेदर अप्लाइड केयरफुली, इसको अच्छे से अप्लाई करो, इकोनॉमिक फोरकास्ट करो एंड कैन हेल्प बिजनेस फॉर्म, ये बिजनेस फॉर्म को हेल्प कर सकती है। बोलो जी, कोई डाउट नहीं है? थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास।